एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो चलो हम आज फिर से एक वन शॉट एफएफ स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा है कि मैं ये 7 दिन रेगुलर वन शॉट डालूंगी। तो आपको मेरा ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ओके, तो चलो कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग एक होटल रूम से की जाती है, जहाँ एक रूम में बहुत ज़्यादा ही मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज़ें आ रही थी। दो जिस्म एक दूसरे के साथ लोट-पोट कर रहे थे। वहीं अल्फा उस ओमेगा के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ रोमांस कर रहा था। वहीं वो ओमेगा भी शायद तक अपने होश में नहीं था, इसीलिए वो बस अपनी नशीली आंखों से उस अल्फा की तरफ देख रहा था। वो उसे रोकना चाहता था बट उसकी बॉडी ये कर नहीं पा रही थी और वो बस उस अल्फा के साथ इंगेज हो चुका था पूरी तरीके से। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह वो ओमेगा झटके से उठता है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और जब उसने बगल में किसी अल्फा को सोए हुए देखा, वो शॉक। वो अपने सर पे हाथ रख लेता है। वो याद करने की कोशिश करने लग गया कि आखिर कल हुआ क्या था। विंग कल अपनी सौतेली माँ के साथ यहाँ इस पार्टी में आया था क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने विंग को फोर्स किया था और विंग को धमकी दी थी। बट विंग को बिल्कुल भी उस अल्फा के ऊपर उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं था। वो तो बस मन मार के यहाँ आया था और उस अल्फा से बातें कर रहा था। वही वो अल्फा विंग से क्लिंगी होने का ट्राई कर रहा था, जिस वजह से विंग उससे दूर भाग रहा था। ये देखकर विंग की जो स्टेप मदर है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उन्होंने क्या किया विंग को कुछ पता नहीं और वो यहाँ पहुँच गया। विंग ने मुंह में हाथ रख लेता है। वो रोते हुए कहता है, क्या उन्होंने मेरे साथ? ये बोलते हुए विंग रो रहा था। वो फिर उस अल्फा की तरफ देखता है। उस अल्फा का बैक विंग की तरफ था, जिस वजह से विंग उसका फेस नहीं देख पाता। बट विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे अपनी स्टेप मदर के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा लालची है। उन्होंने विंग के साथ इतना बुरा कर दिया है, वो भी अपने लालच में, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। विंग को गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपने कपड़े वपड़े पहनकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग गया। बट विंग के बैक में इतना पेन हो रहा था, उसके टमी में इतना पेन हो रहा था कि विंग ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। विंग लड़खड़ाते हुए और दर्द में वहाँ से निकल जाता है और सीधा ही वो घर पहुँचता है। घर में सारे लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। वहीं विंग लड़खड़ाते हुए आ रहा था, जिसे देखकर मैडम यू, जो विंग की स्टेप मदर है, वो गुस्से में कहती है, देखो आ गया आपका बच्चलन बेटा, किसके साथ मुँह काला करके आया हो? ये बोलते हुए वो विंग को डांटने लग गई थी। वहीं विंग शॉकिंगली मैडम यू को देख रहा था। किसके साथ? ये बात मैडम यू उससे पूछ रही है कि किसके साथ विंग ने रातें बिताई है। ये तो मैडम यू को पता होना चाहिए ना। विंग गुस्से में मैडम यू को देख रहा था। आज उसके आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। विंग को इस तरह के देखकर मैडम यू को गुस्सा आता है और वो उसके बालों को खींचते हुए कहती, क्या क्या देख रहे हो मुझे? हाँ, तुम्हारी आंखें नोच लूंगी मैं। आइंदा मुझे इस तरह से घूरा तो तुमने गलती की है और अब मुझे आंखें दिखा रहे हो। किसके साथ मुँह काला किया है तुमने? ये सुनकर विंग गुस्से में मैडम यू को धक्का देता है, जिससे सभी लोग शॉक में खड़े हो गए थे। जैंग फैम में तो जल्दी से मैडम यू के पास भाग कर आ गए थे। यहाँ तक कि 2-3 इंसान भी जो शायद तक विंग से 1-2 साल के बड़े होंगे, वो भी मैडम यू के पास आ गए थे। उनमें से एक जो अल्फा था, वो विंग के पास आते हुए गुस्से में कहता है, विंग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मदर को धक्का देने की? ये बोलकर वो इंसान विंग को थप्पड़ मार देता है। वहीं विंग शॉक में अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस अल्फा को देखते हुए कहता है, गगा आप मुझ पे हाथ उठा रहे हो? मैं आपका रियल भाई हूँ, बट आप मुझ पे यकीन ना करके इस औरत पे, इस डायन पे यकीन कर रहे हो, उसके लिए फिक्र जता रहे हो। मेरा क्या? ये बोलते हुए उसके आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। वहीं वो पर्सन जब सुनता है विंग के मुंह से मैडम यू के लिए डायन, तो वो गुस्से में उसके बालों को पकड़ता है, जिससे विंग की चीख निकल गई थी। वो पर्सन विंग को कहता है, विंग तमीज से, वो हमारी मदर है। ये सुनकर विंग उसे धक्का देते हुए कहता है, नहीं है वो मेरी मदर। मेरी मदर को इस दुनिया से गए हुए पूरे 12 साल हो गए हैं। ये मेरी मदर नहीं है, ये सिर्फ मिस्ट्रेस है जिसे
फादर ने अपने पास रखा है। ये सुनकर सभी लोगों को गुस्सा आता है। वहीं जो इंसान विंग के पास खड़ा हुआ था, जिसने विंग को मारा था, वो विंग को फिर से एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, विंग तमीज से, वो हमारी मदर है। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है, गगा आप कैसे भूल सकते हो, ये हमारी मदर नहीं है। हमारी मदर चांसेस सरन थी, जिन्होंने इनके कारण इनके कारण आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपने आप को मार दिया। इन दोनों के इस काले करतूत के कारण मेरी मदर के साथ रिलेशन में होने के बाद भी इस जांग फैमिया ने इस मिस्ट्रेस के साथ इस मिस्ट्रेस के साथ इस नौकरानी के साथ संबंध बनाया और उसके साथ बच्चा पैदा किया। मेरी मदर इस बात को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी जान ले ली। आप कैसे भूल सकते हो, आप भी तो उन्हीं के अंश हो ना, आप भी तो उन्हीं के ही बेटे हो ना। ये सुनकर उस इंसान को गुस्सा आता है और वो विंग को कहता है, विंग तुम जो कह रहे हो वो सब गलत है। इसमें मदर यू का कोई भी हाथ नहीं है। मदर खुद ही अपने ही किए हुए कारनामों के कारण गिल्टी थी, इसीलिए वो मर गई। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनके खुद के बेटे अपनी ही मदर के लिए इस तरीके से बातें कर रहे हैं। विंग सह नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सभी लोगों को बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लग गया। मैडम यू को, जैंग फैमिया को बहुत ज़्यादा सुनाने लग गया था। ये देखकर जैंग फैमिया अब रह नहीं पाए और वो विंग को गुस्से में थप्पड़ मार देते, जिससे विंग सीधा नीचे गिर पड़ा। विंग के होठों से भी ब्लीडिंग होने लग गई थी। जैंग फैमिया उसके बालों को पकड़ते हुए कह रहे, बहुत बिगड़ चुके हो, तुम अपनी मदर के जैसे ही बदचलन बनते जा रहे हो। ये सुनकर विंग को गुस्सा आता है और वो जल्दी से खड़ा होकर जैंग फैमिया को बहुत जोर से धक्का दे देता है, जिस वजह से जैंग फैमिया अपने आप को संभाल नहीं पाते और ड्रेसिंग टेबल पे उसके चौक पे उनका सर लग जाता है। उनके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई थी और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते। ये देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। सभी लोग विंग को पागल बोलने लग गए थे कि विंग पागल हो चुका है, विंग अपने फादर को मारने की कोशिश कर रहा है। ये बोलते हुए वो सभी विंग को डांटे जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे। वहीं विंग उन लोगों को देख रहा था। सीरियसली यहाँ पर विंग ने बस अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की और इन लोगों ने उसे मर्डर साबित कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तो पुलिस को भी बुला लिया, विंग को जेल भिजवा दिया। विंग उन लोगों को गुस्से से देख रहा था। फिर विंग के लिए कोर्ट में केस लड़ी जाती है और फिर सभी लोग, मतलब जितने भी जियांग फैमिली के सदस्य थे, यहाँ तक कि विंग का सगा भाई भी विंग के खिलाफ ही गवाही देता है कि उसने अपने फादर को मारने की कोशिश की है, जिससे विंग को इंसान को हार्म करने की कोशिश में, मारने की कोशिश में पूरे 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जिसे विंग एक्सेप्ट तो कर लेता है बट अपने मन में ही वो फैसला कर लेता है कि वो पूरी जियांग फैमिली को तबाह कर देगा। बस उसे एक बार जेल से निकलने दो, वो इस जैंग फैमिली को बहुत ज़्यादा बुरी वाली सज़ा देगा। ये सोचते हुए विंग जेल चला गया था। तो चलो अब हम जैंग फैमिली के बारे में जानते हैं। जैंग फैमिली नॉर्मल फैमिली है, बट जैंग फैमिली के पास जो दौलत है वो चांगसे सरन का है, बाओसिन सरन का है। बाओसिन सरन जो चाइना में बहुत ही ऊंचे पद पे थी, उनकी एक लौती बेटी थी जिसे जैंग फैमिली ने अपने प्यार की झांसी में फंसाया। उसके बाद उससे शादी की और चांग से सैन जैंग फैमिली से इतना प्यार करती थी कि उसने अपना सारा दौलत, अपना जितना भी नाम, उसकी मदर ने उसके नाम में जितना दौलत किया था वो सभी जैंग फैमिली के नाम में कर देती है। बट ऐसा नहीं था कि पूरा 100%, और क्योंकि बाओसिन सरन ने अपना 25% खुद रखा था और बाकी का 75% उसने चांगसे को दिया था, तो चांगसे ने वही 75% जैंग फैमिली को दे दिया। और जैंग फैमिली तो बस चांगसे सरन के पैसे के लिए उसके पीछे पड़े थे, इसीलिए वो जब पैसा मिला उनको, उन्होंने अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम तक हमारी चांगसे सरन के 2 बच्चे हो चुके थे। वी मोशानो, हाँ वो मोशानो ही था जिसने विंग को थप्पड़ मारा था, और दूसरा विंग था। जैंग फैमिली ने अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया था। वो चांगसे सरन को अब काम में नहीं जाने देते थे, वो सिर्फ चांगसे सरन को घर में ही रखते थे, एक हाउसवाइफ की तरह। वहीं चांगसे सरन को भी उस टाइम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं तो उन्हें और क्या चाहिए। और वैसे भी जैंग फैमिली ने चुपड़ी चुपड़ी बातें करके उन्हें समझा लिया था कि वो बस
चांगसेरन को काम नहीं करने देना चाहते। वो खुद चाहते हैं कि वो पूरी जिम्मेदारी खुद उठाए और चांग से बस आराम करे। चांग से उस टाइम जैंग फैमिली के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उन्होंने भी हामी भर दी और फिर सभी चीज़ उन्होंने जैंग फैमिली के हवाले ही कर दी थी। बट धीरे धीरे करके जब टाइम बीतने लगा, जब विंग 5 या 6 साल का था, तब उसे पता चला कि उसके मदर को जैंग फैमिली ने बहुत मारा है। ये देखकर विंग तो डर ही गया था। वो अपने फादर से पूछता भी है कि आपने क्यों मारा मदर को। ये देखकर जैंग फैमिली उसे भी मारने वाले थे, बट चांगसे ने उसे अपने पीछे कर लिया और वो गुस्से में कहती है, तुम अपना गुस्सा किसी और पे निकालो, मेरे बच्चों को टच भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर जैंग फैमिली चांगसे सन को और मारते हैं। वहीं विंग देख रहा था कि मोशानु कैसे साइड में खड़ा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, जिससे विंग गुस्से में कहता है, गगा आप तो कुछ कहो, पापा को समझाओ। बट मोशानु कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस ऑकवर्डली एक जगह पे खड़ा हुआ था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा फील होता है कि उसका गगा कुछ नहीं कर रहा है। विंग तो छोटा है बट उसका गगा तो बड़ा है ना, वो अपने फादर को रोक सकता है, बट वो नहीं रोक रहा। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा था। वो अपनी मदर को बचा भी नहीं पा रहा था। कुछ टाइम के बाद जैंग फैमिली थक कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग अपनी मदर को संभालने लग गया था। वो 5-6 साल का बच्चा अपनी मदर को कंसोल कर रहा था। वहीं उसकी मदर हल्का सा रो रही थी। असल में कारण ये था, चांगसेजन को पता चल गया था कि जैंग फैमिली का अफेयर चल रहा है उसके ही बेस्ट फ्रेंड मैडम यू के साथ। मैडम यू जिसका पति उसे बहुत मारता था, जिस कारण वो डिवोर्स ले चुकी थी। उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो चांगसेजन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने घर में रख लिया था और मैडम यू भी उसके साथ ही रहती थी। बट धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाया और उसने चांगसे के पति यानी कि जैंग फैमिली के ऊपर डोरे डालना स्टार्ट कर दिए थे। जैंग फैमिली भी कोई दूध का धूला नहीं था, तो उसने भी मैडम यू के साथ रंगरलियां मनाना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही महीनों में मैडम यू प्रेग्नेंट भी हो गई, जिसके बारे में चांगसे को पता चल गया था और इसी कारण उनके बीच में झगड़ा हुआ और जांग फैमिली ने उसे मारा था और उसने कह दिया था कि वो उससे प्यार व्यार नहीं करता था, वो तो बस उसके दौलत के लिए था। ये सुनकर चांगसेजन को बहुत ज़्यादा दिल में दर्द हुआ था। फिर उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लग गई और एक दिन पता चला कि वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। उसके बाद तो विंग का रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका था। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी, बट कोई भी उसे देखने नहीं आया। फिर 1-2 दिन के बाद उसके फादर ने अपनी मिस्ट्रेस यानी कि मैडम ने उसे शादी कर ली थी। विंग ने उस बात को ऑब्जेक्शन भी दिखाई थी, बट वो एक छोटा सा बच्चा ही तो था, उसकी बात को कौन सुनेगा। इसीलिए किसी ने उसकी बात नहीं मानी और मोशानु ने खुद ही विंग को समझाया था कि ये ज़रूरी है विंग, मायू बहुत ज़्यादा अच्छी है, मदर चांगसेरन से भी बहुत अच्छी है। ये सुनकर विंग को गुस्सा आया था। उसने कभी भी मैडम यू को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट मैडम यू उस छोटे से बच्चे विंग को बहुत ही मारती थी, जिस वजह से विंग की बोलती बंद हो गई थी। यहाँ तक कि कोई उसकी बात सुनता भी नहीं था। विंग को सभी बुली करते थे, सिर्फ मैडम यू, जैंग फैमिली और मोशानु ही नहीं, मैडम यू के रियल बच्चे भी यानी कि मैडम यू के दूसरे पति जो उसे मारा करता था, उसके बच्चे भी तो थे ना, तो वो उसे भी लेकर वी मेंशन आ गई थी, जिसमें सबसे पहली यानली थी। यानली भी कोई कम नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा अकड़ू थी और जब पैसा मिला तो वो और भी ज़्यादा अकड़ने लग गई और वो विंग को साथ में बुली भी किया करती थी। और उसके बाद मैडम यू ने चैंग को बर्थ दिया। चैंग मैडम यू और जैंग फैमिली का बेटा था। वो भी विंग से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, उसका इस घर में दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, यहाँ तक कि सबका लाडला अब चैंग बन चुका था। पहले जो विंग को प्यार मिला करता था इस घर से, अब विंग को तो एक नौकर जैसा ट्रीट किया जाता था, एक छोटे से बच्चे को काम करवाया जाता था और विंग कुछ नहीं कर पाता था, उसे बस ये करना पड़ता था। और मैडम यू उसे धमकी देती थी कि अगर विंग ने मैडम यू का काम नहीं किया या फिर उसके बच्चों को कुछ भी किया ना, तो वो उसकी मदर का जो मतलब कलश यानी कि जो मरने के बाद उनकी अस्थियों को जलाया जाता है, तो राख जो बच जाती है ना, वो उसे बर्बाद कर देंगी। जिसे सुनकर विंग डर जाता,
क्योंकि वो बच्चा ही तो था, उसकी मदर का वो लास्ट निशानी था, तो वो उसे खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो हमेशा ही उनकी बात को मान लिया करता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। असल में जैंग फैमिली एक अय्याश किस्म के इंसान थे। उन्होंने जितना भी मतलब कि चांगसे सरन से पैसे लिए थे, जितना भी उनकी कंपनी ली थी, वो वो काम नहीं करते थे, जिस कारण से वो हल्के-हल्के से बैंकरप्ट की तरफ जा रहे थे। वो बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से उनका काम भी गिर रहा था और यहाँ तक कि हमारी पॉसिबल सरन भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। बट एक चीज़ जो किसी को नहीं पता, उन्होंने अपना पूरा पैसा विंग के नाम कर दिया था, जो सिर्फ विंग को पता है। क्योंकि बाउसेन सरन जब अपनी बेटी की मौत देखी थी तो वो भी बहुत ज़्यादा टूट गई थी और उसके बाद जैंग फैमिली का असली रूप देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गई थी और उन्हें समझ आ गया था कि ये लोग विंग को और मो को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। बट जब उन्होंने देखा था कि मो तो ठीक ठाक है बट विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने अपनी पूरी जायदाद यानी कि जो 25% उनके पास था उन्हें वो और भी ज़्यादा बढ़ा चुकी थी। तो उन्होंने अपने जो जितने भी पैसे बने थे, जितनी भी कंपनी थी, उस सभी को उन्होंने विंग के नाम कर दिया था और उसके बाद वो भी चल बसी थी। बट अभी उस कंपनी को उनका एक अडॉप्टेड बेटा सॉन्गलैन चला रहा है। सॉन्गलैन को भी पता है कि उसमें का आधा हिस्सा विंग का है, तो उन्होंने साफ साफ एक लॉयर से बात करके ये विल भी बना रखा है कि विंग जब पूरी तरीके से प्रॉपर 20 साल का हो जाएगा तो उसे वो पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। विंग को ये बात पता थी बट उसने ये बात जैंग फैमिली को पता चलने ही नहीं दी, यहाँ तक कि मो को भी नहीं बताया क्योंकि उसको मो के बारे में भी साफ साफ पता चल गया था कि वो तो मैडम यू का लट्टू ही बन चुका है। मतलब जो मैडम यू बोलती है वो उसे बहुत आसानी से कर देता है और विंग की तो कोई बात सुनता ही नहीं। तो विंग ने उसे बताया नहीं, ये सोचकर कि अगर उसने उसे बताया तो वो अपना मुंह खोल देगा और फिर मैडम यू उसके पूरे पैसे, उसका पूरा जायदाद अपने नाम करवा लेंगी। इसीलिए विंग ने नहीं बताया था और उस दिन भी मैडम यू ने विंग को धमकी दी थी, जिस वजह से विंग को उनके साथ जाना पड़ गया था और मैडम यू ने विंग को नशे की दवा देकर एक रूम में भेज दिया था। बट उस दिन विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि मैडम यू अब हद पार कर चुकी थी और साथ में विंग को ये भी पता चल गया था कि उसकी मदर अपना खुद का जान नहीं ली थी, यानी कि सुसाइड नहीं किया था उन्होंने, उन्हें मारा गया था। बट किसने मारा था ये विंग को नहीं पता, बट इतना पता है कि इन सभी चीज़ों में मैडम यू का हाथ है। इसीलिए विंग और भी ज़्यादा गुस्से में था और उसने ये कदम उठा लिया था। अभी विंग को जेल में रखा गया था। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया, पूरे 3 साल हो चुके थे। 3 साल के बाद फाइनली विंग बाहर आता है। जब वो बाहर आ रहा था तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक 3 साल का बच्चा भी था। असल में जेल में ही विंग को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट हो गया है। उस एक रात की नाइट स्पेंड के कारण, उस स्ट्रेंजर के कारण विंग अब प्रेग्नेंट हो गया है। विंग जब इसे उसे ये बात पता चली थी ना, विंग बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था। बट उसने इस बच्चे को गिराने के बारे में नहीं सोचा था, भले ही कुछ भी हो। बट ये बच्चा उसके पेट में है, ये उसका अंश है, उसका वंश है, उसका इकलौता फैमिली है। इसीलिए विंग ने उसे अपनाने का डिसाइड किया था और उसने जेल में ही इस बेबी को बर्थ दिया था। वहीं जियांग फैमिली को भी पता चल गया था कि विंग ने एक बच्चे को बर्थ दिया है, जिससे वो और भी ज़्यादा विंग से डिस्गस्ट फील करने लग गए। बट फिर भी उन्होंने विंग को जब वो रिहा हो रहा था तब लेने आए, यानी कि वो लेने नहीं आए थे, उन्होंने विंग के लिए एक कार भेज दिया था क्योंकि वो विंग को दूर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि विंग की ग्रैंड माँ ने अपनी प्रॉपर्टी विंग के नाम कर दी है। असल में इतने सालों में यानी कि 3 सालों के अंदर जैंग फैमिली की कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी क्योंकि कोई वहाँ अच्छे से काम कर ही नहीं रहा था और जैंग फैमिलियाँ और उसकी पूरी फैमिली बस पैसा उड़ाना जानती है। तो पैसा जाएगा बट आएगा नहीं, तो लॉस में तो जाएंगे ना। इसीलिए जैंग फैमिली बहुत ज़्यादा ही लॉस में जा रही थी और इसीलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। और जब उन्हें पता चला था कि विंग की ग्रैंडमा ने सभी जायदाद विंग के नाम कर दिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने विंग के साथ संबंध अच्छे बनाने के बारे में सोच लिया था
और इसीलिए वो विंग के लिए एक कार भेज देते हैं। वहीं विंग जब अपने छोटे से बेबी के साथ उस कार को देखता है तो उसका मुंह बन गया था। उसमें कोई भी उसकी फैमिली मेम्बर नहीं थी। उसकी फैमिली मेम्बर वो है ही नहीं, बट कोई भी जैंग फैमिली का वहाँ आया नहीं था। यहाँ तक कि उसका गगा भी उसे लेने नहीं आया। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बट वो कुछ नहीं बोलता। वो उस कार में बैठ जाता है क्योंकि विंग उन सब से बदला लेगा। बदला लेने के लिए उसे जैंग फैमिली तो में जाना पड़ेगा ना। फिर विंग जैंग मैंशन नहीं वी मैंशन पहुंचता है, जिसे देखकर विंग को अपनी पुरानी यादें आती है। उस यादों को सोचकर विंग की मुट्ठी कस गई थी। तभी उसका बेबी छोटा सा युवान विंग को देखते हुए कहता है, मम्मा मम्मा, क्या ये आपका गर्ल है? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, जिसे सुनकर युवान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि उसका इतना बड़ा गर्ल है। वो भागते हुए अंदर जाने लग गया था। वहीं विंग मुस्कुराते हुए युवान के पीछे पीछे जा रहा था। युवान भागते हुए एक इंसान से टकरा जाता है। वहीं वो इंसान जो प्रिटी सा कपड़ा पहनकर कॉफ़ी को पीते हुए वो मोबाइल को चलाते हुए आ रहा था। जब युवान भागते हुए उसके पास आया तो वो दोनों ही टकरा गए और उसकी कॉफ़ी भी उसके कपड़े में गिर जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो जब नीचे देखता है तो उसे और भी गुस्सा आता है। ये छोटा सा बच्चा इस घर में क्या कर रहा है? ये बोलते हुए वो उस बच्चे के कानों को पकड़ के मरोड़ देता है और कहता है, तुम बदमाश कहीं के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आने की, और तुम यहाँ दौड़ भाग क्यों कर रहे हो? ये बोलकर वो युवान को डांट लगा रहा था। वहीं युवान जब उस इंसान को देखता है तब तो शौक था, बट जैसे उस इंसान ने युवान का कानों को पकड़ा और मरोड़ दिया, युवान तो रोने ही लग गया था। पहले वो जेल में भी रहता था, तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं करता था। यहाँ तक कि सब उसे बहुत प्यार करते थे, बट ये इंसान उसे डांट रहा है। युवान को रोना आ गया था और वो रो रहा था, जिसे देखकर जिसे सुनकर विंग भागते हुए अंदर आता है। और जब वो देखता है कि कैसे जियांग चैंग युवान के कानों को पकड़कर उसे डांट रहा है, तब विंग को इतना गुस्सा आता है। वो चैंग को युवान से दूर करता है और एक खींच कर वो थप्पड़ लगा देता है, जिसे देखकर चैंग शॉक हो गया था। और वो शॉकिंगली विंग को देखता है और कहता है, तुम? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ भी लगाने की? ये सुनकर चैंग कहता है, ओ तो ये है तुम्हारा नाजायज औलाद, जैसी मदर वैसा बच्चा, कुछ भी मैनर्स नहीं है। ये बोलते हुए वो मुंह बनाता है, बट जैसे विंग ने युआन के लिए नाजायज वर्ड सुना, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता और वो फिर से खींच कर चैंग को तमाचा मार देता है। चैंग तो शॉक ही हो गया था। वो गुस्से में विंग को थप्पड़ मारने वाला था, बट विंग उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और कहता है, मैं अब वो पुराना वाला विंग नहीं हूँ जिसे तुम लोग बुली करोगे। आइंदा मुझ पे या मेरे बच्चे पे हाथ उठाने की तुमने हिम्मत भी की ना, हाथ तोड़ के रख दूंगा। ये बोलकर वो उसे धक्का देता है। वही युवान जब ये देखता है कि उसकी मम्मा ने कैसे इस बुरे अंकल को चोट पहुंचाया, अच्छा सा सबक सिखाया, तो वो क्लैपिंग करने लग गया था और वो हंसने लग गया था और वो अपनी मदर को वेल डन कह रहा था, जिसे देखकर विंग मुस्कुराता है। वहीं चैंग गुस्से में युवान को देख रहा था और वो विंग को देखता है और कहता है, तुम्हारा पर बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। ये बोलकर वो खड़ा होता है और फिर वो गार्ड्स को बुलाता है, यानी कि जो उनके सर्वेंट्स थे वो उसे बुलाता है। वहाँ पर सब भाग कर आ गए थे। चैंग विंग को पकड़ने बोलता है। सभी लोग विंग को पकड़ने का ट्राई करने लग गए, बट विंग अब नॉर्मल सा, वो फ्रजाइल सा ओमेगा नहीं था, वो अब स्ट्रांग बन चुका है। जेल में उसने कई लोगों से बहुत कुछ सीखा है, लोगों को कैसे सबक सिखाना है ये तक सीख लिया है विंग ने। और वो सभी जितने भी गार्ड्स विंग को पकड़ने आ रहे थे, चुटकी बजाते हुए उनका काम खत्म कर देता है। सभी लोग अभी जमीन पे लेटे हुए थे और दर्द में खर्रा रहे थे। वहीं चैंग तो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। वहीं विंग चैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें वार्निंग किया था कि तुम मेरे साथ मैसअप मत करना, बट लगता है कि तुम्हें फिर से सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा। ये सुनकर चैंग घबराते हुए पीछे जा रहा था और वो धीरे धीरे करके अपने मोबाइल को अपनी जेब से निकालता है और वो कहता है, तुम मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं बाबा को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ जल्दी बुलाओ उन्हें भी, मुझे उनसे भी हिसाब लेना है। ये बोलते हुए वो चैंग को देखता है।
वही चैंग गुस्से में विंग को देखता है और कहता है रुको, मैं बाबा को फ़ोन ही करता हूँ। ये बोलते हुए वो जैंग फैमे को कॉल लगा देता है। वही जैंग फैमे कहता है कि हाँ बच्चा, मैं बस आ रहा हूँ। तभी चैंग रोते हुए कहता है बाबा जल्दी आओ, ये विंग विंग घर आया है, वो मुझे बुली कर रहा है, ये मुझे मार रहा है। ये सुनकर जैंग फैमे कहते हैं क्या, विंग वहाँ आया है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें बुली कर रहा है। रुको, बस 5-10 मिनट की बात है, हम पहुंच रहे हैं घर। ये सुनकर मैडम यूँ भी कहती है उस बेबुशान की इतनी हिम्मत, उस बदचलन, उस बेकार से ओमेगा की इतनी हिम्मत कि वो तुम पे हाथ उठा रहा है। मैं तो उसे आज छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए वो भी गुस्सा दिखा रही थी। वहीं चैंग कहता है हाँ मदर जल्दी आइए, ये मुझे मार देगा। ये आज बहुत पागल जैसा बर्ताव कर रहा है। ये लगता है जेल में रहकर गुंडा बन चुका है। जिसे सुनकर विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है तुम्हें याद ना हो तो तुम लोगों ने ही मुझे जेल भिजवाया था, ये क्या करना कि मैं एक कातिल हूँ। तो कातिल एक और खून कर दे तो इसमें बड़ी बात क्या है, मैं कर देता हूँ। ये बोलते हुए वो चैंग के तरफ आगे बढ़ता है। वही चैंग डरते हुए कहता है बाबा जल्दी आओ, ये मुझे मार देगा। ये सुनकर जैंग फैन फ़ोन में चिल्ला रहे थे वुशियान, तुमने अगर मेरे बेटे को टच करने की भी हिम्मत की ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है ठीक है, जब तक आओगे मैं इसका काम ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर चैंग फैमा को गुस्सा आ रहा था और वो जल्दी से कार को चलाने लग गया था। चैंग जो अभी पीछे जा रहा था अचानक ही वो सोफे में गिर जाता है, जिसके बाद विंग उसके पास आता है। उसके कॉलर को पकड़कर उसे घूरते हुए कहता है आइंदा मेरे बेटे को और मुझे परेशान किया ना तुमने तो मैं बहुत बुरा हाल करूंगा। ये बोलकर वो उसे फिर से थप्पड़ मार देता है। चैंग तो शॉक और वो विंग को देखने लग गया। विंग का एक थप्पड़ चैंग को एक नानी याद दिलाने के लिए काफ़ी था। उसका पूरा गाल लाल हो चुका था। तभी भागते हुए वहाँ पर यान ली आती है। यान ली विंग को धक्का देते हुए कहती है पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो मेरे भाई के साथ। ये बोलकर वो चैंग को उठाती है। चैंग तो यानली को गले लगाकर रोने लग गया था। वो कहता है शीजे, ये पागल इंसान मुझे मार रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। देखो इसके बच्चे ने मेरे ऊपर कॉफ़ी फेंक दिया, मैं तो बस उसे समझा रहा था और ये मुझ पे चढ़े जा रहा है। ये सुनकर यानली और भी ज़्यादा विंग को चिल्ला रही थी। वो कहती तुम तो हो ही ऐसे, क्यों नहीं होंगे जब तुम्हारी माँ ही ऐसी थी। ये सुनते ही विंग को गुस्सा आता है और वो यानली को भी थप्पड़ मार देता है और कहता है मेरी मदर के बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना। ये सुनकर यानली शॉक, वो अपने गालों पे हाथ रख लेती है। वही चैंग भी शॉक हो गया था। विंग कभी भी हाथ नहीं उठाता था। मतलब चलो चैंग के ऊपर उठाया क्योंकि चैंग उससे छोटा था, बट यानली तो उससे बड़ी थी। तब भी विंग ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। ये देखकर वो शॉक हो गया था। विंग को देखते हुए यानली कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने जाती है, बट विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है सोचना भी मत। ये बोलकर वो उसका हाथ मरोड़ देता है और वो चैंग को देखता है और कहता है अपनी शीजे को बता दो कि अभी मैंने तुम्हारे साथ क्या हरकत की थी। अगर ज़्यादा इसने ऊट-पटांग हरकत की और मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की ना, तो जो तुम्हारा हालत हुआ है ना उससे बुरा मैं इसका हालत करूँगा, बता दो। ये बोलकर वो उसे धक्का देता है, जिसके बाद यानली शॉकिंगली विंग को देखती है। तभी अचानक ही चैंग रोने की एक्टिंग करने लग गया। वहीं यानली जब चैंग को देखती है तो चैंग उसे इशारा करता है कि देखो साइड में। ये देखकर यानली जब साइड में हल्का सा देखती है तो जब उसने सामने वाले पर्सन को देखा तो वो और भी ज़्यादा फूट फूट के रोने लग गई थी। वहाँ पर विंग का बड़ा भाई मोशानु खड़ा हुआ था। मोशानु ने जब देखा कि विंग कैसे इन दोनों को आते साथ ही बुली कर रहा है तो उसे गुस्सा आता है और वो विंग के पास आकर उसे मारने वाला था, बट विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उस धक्का देते हुए कहता है तुम लोगों को लगता है समझ नहीं आ रहा है, मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे साथ मसअप मत करो। मैं वो पुराना वाला विंग नहीं हूँ, आइंदा मेरे ऊपर हाथ मत उठाना। ये सुनकर मोशानो विंग को चिल्लाने लग गया था कि तुम कितने पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें जेल में जाने के बाद भी सबक नहीं मिला। ये सुनकर विंग को याद आता है कि उसका भाई मोशानु ही है जिसने उसे पुलिस थाने भेजा था। अपने हाथों से पकड़ कर वो विंग को पुलिस थाने छोड़ के आया था। ये याद करते ही विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है हाँ, नहीं सुधरा हूँ मैं और ना ही सुधरूंगा। ये सुनकर
वो शानू गुस्से में विंग के ऊपर हाथ उठाने वाला था, बट विंग उसके हाथों को मरोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है। ये बोलकर वो उसे खींच कर तमाचा लगाता है। ये देखकर चैंग और यानी खुद शॉक हो गए थे। विंग ने उनके ऊपर हाथ उठाया तो चल गया क्योंकि वो उनसे नफरत करता है, बट अपने भाई के ऊपर भी हाथ उठा दिया। बाप रे, ये विंग तो पागल ही हो गया है। ये सोचते हुए वो दोनों ही अपने हाथों को गाल में रख लेते हैं। फिर विंग उन तीनों को इग्नोर करते हुए अपने बेटे के पास जाता है और कहता है, युवान, इन सबको इग्नोर करो, ये तो चलता रहता है। चलो मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाता हूँ। मैं वहाँ तुम्हारे लिए एक बेबी सेक्शन बनाऊंगा जिसमें सारे तुम्हारे खिलौने रहेंगे। ये सुनकर युवान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो विंग को कहता है, तो चलो ना, चलो चलो चलो। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, जिसे देखकर विंग के फेस में एक स्माइल आ जाती है। वहीं इन दोनों को जाते हुए देखकर चैंग और यानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं वो शानू तो शॉक में विंग को देखे जा रहा था। विंग ने उसके ऊपर हाथ उठाया, ये बहुत बड़ी बात है। विंग उसकी कितनी ज़्यादा बचपन में रिस्पेक्ट किया करता था, बट अभी उसने उसके ऊपर हाथ उठाया और वो भी सबके सामने। वो बस शॉकिंगली विंग को देखे जा रहा था। वहीं विंग अपने छोटे से युवान को लेकर अपने रूम की तरफ जाता है, बट जैसे उसने रूम को देखा वो गुस्से में लाल पीला हो गया था क्योंकि उसका रूम अब उसका रूम नहीं था, वो चैंग का रूम बन चुका था। चैंग की फोटो बड़ी बड़ी सामने में लगी हुई थी और साथ में वहां से विंग के सामान को हटाकर चैंग के सामान को शिफ्ट कर दिया गया था, जिसे देखकर विंग गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, सर्वेंट्स। ये सुनकर सर्वेंट जल्दी भागकर उसके पास आते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले देखा था कि कैसे वो सभी को मार रहा था, यहाँ तक कि चैंग, यान ली और यहाँ मो को भी मार दिया उसने। ये सोचकर भी उन लोगों को घबराहट हो गई थी और वो डर गए थे कि विंग उन्हें भी मत मार दे। यही सोचकर वो जल्दी से विंग के पास आ जाते हैं। वो कहता है, मेरे रूम से मेरे सामान को किसने निकाला और ये गंदगी मेरे रूम में किसने फैलाई है। ये बोलते हुए वो सर्वेंट को देखता है। वहीं सर्वेंट डरते हुए बताता है कि ये यंग मास्टर चैंग का रूम है। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है, जल्द से जल्द इस रूम को खाली करो, इन सभी सामान को कूड़ेदान में फेंको, मैं अपने रूम को गंदा नहीं देख सकता। ये सुनकर वो सर्वेंट डर गए थे। वो क्या क्या बोले, कैसे करे, क्या वो विंग की बात माने या फिर चैंग की बात माने, क्योंकि अगर उन्होंने चैंग की सामान को छुआ भी ना तो चैंग उन्हें या फिर घर से निकाल देगा, काम से निकाल देगा। बट अगर उन्होंने विंग की बात नहीं मानी तो विंग सच में उन्हें मार देगा या फिर उन्हें तो बहुत बुरी सजा देगा। जब विंग ने उन लोगों को नहीं छोड़ा तो वो सर्वेंट को छोड़ेगा नहीं ना, इसीलिए वो डर कर विंग की बात ही मानते हैं और वो सभी सामानों को फेंकने लग गए थे। विंग ने बोल दिया था कि इज्जत से नहीं रखना, सीधा उन सामानों को बाहर कूड़ेदान में फेंकना है। ये सुनकर सभी लोग पहले तो डर गए थे, बट वो विंग की नज़रों को देखकर मान जाते हैं और फिर वो सारे सामान को फेंकने लग गए थे। वही चैंग उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, बट वो विंग को देखकर डर गया था और वो कुछ कह नहीं पाया। तभी चैंग रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, गगा, मेरी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है। ये बोलते हुए वो मो को देखता है और कहता है, मेरी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आपका भाई मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। माँ बाबा भी यहाँ पर नहीं है, आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहे हो, लगता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ मायने ही नहीं रखता। ये बोलते हुए वो रोने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है, और वैसे भी तुम मिस्ट्रेस के ही तो बेटे हो, तुम्हारा इस घर में कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये घर मेरी माँ का है जिसे तुम्हारी मदर ने हड़प लिया है। ये सुनकर मुंह चिल्लाते हुए कहता है, विंग, इज्जत से बात करो, वो तुम्हारा छोटा भाई है। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, मेरा कोई भी छोटा भाई नहीं है, मैं अपनी मदर का दूसरा बच्चा हूँ और उसके पहले बच्चे आप हो जो उसके काबिल में नहीं हो। ये सुनकर मो को गुस्सा आ रहा था, वो विंग को देख रहा था। विंग इतना बदतमीज कैसे हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं यान ली चैंग को देखते हुए कहती है, हाँ गगा, हमें लगता है कि हमें चले जाना चाहिए। विंग हमें पसंद नहीं करता और हमें वो मार देगा, उससे अच्छा है कि हम चले ही जाएं। ये सुनकर मो उन्हें रोकने का ट्राई करता है। वहीं विंग तो एटीट्यूड में कहता है, हाँ जाओ ना, तो मेरा दिमाग मत खाओ। ये सुनकर मो उसे देखते हुए गुस्से में कहते हैं, विंग, तमीज से, और तुम चैंग के रूम को खाली नहीं करवा सकते। ये सुनकर विंग कहता है, भूलो मत गगा, ये मेरा रूम था जिसे मदर ने मेरे लिए तैयार किया था।
और ये इंसान मेरे रूम में रहने के काबिल भी नहीं है। ये बोलकर वो चैंग को गुस्से में देखता है। वहीं चैंग मो को देखता है। उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, गिरगिट के आंसू या कहीं पे मगरमच्छ के आंसू। वो बस रोए जा रहा था, जिसे देखकर मो उसके पास जाता है, उसे संभालने लग गया था। वहीं विंग अपनी आंखें रोल करता है और फिर अपने बेबी को वो कहता है, बच्चा चलो हम कुछ गेम खेलते हैं, इन सभी लोगों को छोड़ो। तभी युआन कहता है, मम्मा मुझे भूख लगी है। ये सुनकर विंग कहता है, ओ मेरे बच्चे को भूख लगी है। तभी वो सर्वेंट को देखता है और कहता है, जल्दी से मेरे बच्चे के लिए खाना बना के लाओ, और हाँ, कम स्पाइसेस डालना। ये सुनकर वो सर्वेंट जल्दी से अपना सर हिलाकर भाग गया था, क्योंकि उसे विंग से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। और जब उसने सुना कि विंग यहाँ के रियल मतलब कि ओनर का बेटा है और ये चैंग और यानली तो उसके मिस्ट्रेस के बेटे हैं, तब उन्हें और भी ज़्यादा विंग से डर लगने लग गया। और वो जल्दी से विंग के लिए खाना बना के लाते हैं और वो विंग को देते हैं। वहीं चैंग, यानली और मोशानु लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। चैंग और यानली तो सिसक सिसक के रो रहे थे और वो उन लोगों को शांत कर रहा था। तभी वहाँ पर जैंग फैमिया और मैडम यू आते हैं। वो दोनों जैसे अपने बच्चे को रोते हुए देखते हैं, वो उनके पास जाते हैं, वो उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। वहीं जैसे चैंग अपनी मदर को देखता है तो वो फूट फूट के रोते हुए सब कुछ बताता है कि क्या हुआ था। ये सुनकर मैडम यू गुस्सा आता है। वो कहती है, उस इडियट की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बच्चे को मारा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए वो उठकर वहां से विंग के रूम की तरफ जाती है। वो विंग के डोर पे नॉक करती है। विंग अपना मुंह बनाते हुए खोलता है और कहता है, क्या है। बट जैसे ही उसने मैडम यू को देखा, वो कुछ रिएक्ट करता, अचानक ही मैडम यू ने उसके गाल में थप्पड़ मार दिया। विंग इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, जिस वजह से विंग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया और वो मैडम यू को गुस्से से देखता है। मैडम यू कहती, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों को मारा। ये सुनकर विंग को भी गुस्सा आता और उसने भी जोरदार का तमाचा मैडम के गाल में मार दिया था। मैडम भी शॉक। विंग उसको देखता है, अचानक ही उसके बालों को पकड़ते हुए घसीट कर रूम से बाहर लाता है और वो जमीन पे दूर फेंकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की। भूलो मत, तुम बस एक मिस्ट्रेस हो। ये सुनकर जैंग फैमिया को गुस्सा आता है और वो विंग से कहता है, विंग इज्जत से, वो तुम्हारी मदर है और तुमने अपनी मदर के साथ ऐसा बर्ताव किया। ये बोलते हुए वो विंग को मारने जाते हैं, बट विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये गलती दोहराने की कोशिश भी मत करना, और ये मेरी कोई मदर वदर नहीं है, ये बस आपकी बेड वार्मर है, आपकी मिस्ट्रेस है, तो इसे आप ही हैंडल करो। इसको बोल दो कि मुझसे लेना देना ना रखे और मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश ना करे, नहीं तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। और मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने तो मुझे जेल भेज दिया है, तो मुझे अब जेल से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कानून से भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आप लोगों को मार भी दूँ ना, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर सब डर गए थे। जैंग फैमिली भी डर गए थे। वो विंग के आंखों में गुस्सा साफ साफ न देख पा रहे थे, बट वो अपने आप में हिम्मत जुटाते हुए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ही घर में आ गए, हमारे ऊपर ही इस तरीके से बातें कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, आपको गलत फहमी हुई है, ये घर आपका नहीं मेरी मदर का है। ये सुनकर जैंग फैमिली कहते हैं, ओह जरा अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलो, तुम्हारी मदर का घर नहीं है, ये मेरा घर है। ये सुनकर विंग जैंग फैमिली को देखता है और वो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, जिसे आप लोगों ने हथिया लिया है। ये सुनकर जैंग फैमिली अपना मुंह बनाते और कहते हैं, जो भी हो, बट अब ये हमारा घर है, तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो। जब तुम्हें अब हमसे इतनी ही नफरत है तो निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की, मैं तो बस यहाँ पर अपनी मदर का कुछ सामान लेने आया हूँ, मैं उसे लूँगा और निकलूँगा। ये सुनकर जैंग फैमिली कहते हैं, तो ज़्यादा सम्मान ही कहाँ है तुम्हारी मदर का, मैंने वैसे भी सब कुछ फेंक दिया है। ये सुनकर विंग शॉक और वो जैंग फैमिली को देखते हुए कहते हैं, क्या कहा आपने, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मदर के सामान को फेंकने की, उन्हें छूने की भी। ये सुनकर जैंग फैमिली अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, वो सब बेकार के सामान थी, इसीलिए मैंने फेंक दिया, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, निकलो, चलो निकलो यहाँ से। ये बोलते हुए वो विंग को घूरते हैं। वही विंग जैंग फैमिली की तरफ आगे बढ़ता है, वो उसे मारना चाहता था, बट मो सामने आ गया और वो विंग को धक्का देते हुए कहते, तुम्हें अब इतनी भी शर्म नहीं है, जब अब हम तुम्हें निकल जाने बोले हैं तो निकलो ना यहाँ से और अपने इस नाजायज बेटे को भी ले जाओ। ये सुनकर विंग को गुस्सा आता है
और वो जैंग फैमिली और बाकी लोगों को देखता है और कहता है, मैं आप लोग को नहीं छोड़ूंगा। तभी जैंग फैमिली कहते हैं, हाँ कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये सुनकर विंग उन्हें कहता है, मैं सबूत लेके आऊँगा, मैं आप लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा। नहीं, मैं खुद सज़ा दूँगा। ये बोलकर वो युवान को उठाता है और वो वहाँ से चलने लग गया था, जिसे देखकर मैडम यू अपने हस्बैंड को यानी कि जैंग फैमिली को बोलती है, आप उसे क्यों जाने को बोल रहे हो? आपको पता नहीं है क्या उसके नाम पे उसकी ग्रैंडमा ने कितनी प्रॉपर्टी की है? उसे यहाँ रखो। ये सुनकर जैंग फैमिली को याद आता है, ओह शिट, उसने क्या कर दिया है? वो विंग को आवाज़ लगाता है और कहता है, विंग, अगर तुम्हें अपनी मदर का वो आखिरी निशानी चाहिए और उनकी लास्ट वर्ड को जानना है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बस तुम्हें हमसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। ये सुनकर विंग अपने मुंह को बनाते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ही हासिल कर लूँगा और मैं खुद ही उनके लास्ट वर्ड को जान लूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। वहीं जैंग फैमिली मुट्ठी कसते रह गए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। ओह, ये बोलते हुए वो पास में रखे हुए एक वास को जमीन में फेंक देता है। वहीं मैडम अपना सर पीटती है और वो जैंग फैमिली को ही कोसने लग गई थी, सब आपके कारण है। कितना अच्छा मौका था, हम विंग से उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके पूरा प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा सकते थे, बट आपने गुस्से में सब कुछ बिगाड़ दिया। ये सुनकर जैंग फैमिली अपना मुंह बनाते हैं और कहते हैं, वो इंसान बदल चुका है, वो अब हमारी बातों में नहीं आने वाला है। ये सुनकर मैडम यू कहती है, बट फिर भी हम उसे प्यार से समझाते तो क्या पता वो मान जाता। ये सुनकर जैंग फैमिली अब कुछ सोचने लग गया था, वो अब सोचने लग गए थे कि अब वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर से लग्जरियस से मेंशन के एक रूम में एक पर्सन बैठकर किसी सोच में खोया हुआ था। तभी उस रूम में नॉक होती है। वो इंसान उसे अंदर आने की अनुमति देता है। वो दूसरा इंसान जिसने नॉक किया था वो अंदर आता है, उस पर्सन को ग्रीट करता है और कहता है, बॉस, वो जेल से छूट गए हैं। ये सुनकर वो पर्सन की आंखों में एक चमक आ गई थी और वो कहता है, कहाँ है वो? ये सुनकर वो दूसरा पर्सन कहता है, सर, वो सीधा जियांग मैंशन चले गए। ये सुनकर वो पर्सन थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और वो उस पर्सन को देखते हुए कहता है, कुछ हुआ तो नहीं वहाँ उसे? ये सुनकर वो पर्सन जो उसका सेक्रेटरी था वो कहता है, नहीं सर। बट ये सुनकर वो पर्सन उस सेक्रेटरी को घूरता है और कहता है, बट ये सुन वो सेक्रेटरी हल्का सा डरते हुए कहता है, उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया है और अभी वो पैदल कहीं जा रहे हैं। ये सुनकर वो पर्सन उस सेक्रेटरी को घूरते हुए कहता है, तुम मुझे अब बता रहे हो? कार भेजो उसके लिए। ये सुनकर वो सेक्रेटरी कहता है, सर, हमने भेजा था बट वो हमारे साथ आना नहीं चाहते। ये सुनकर वो पर्सन अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, इस लड़के का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस मेरे पास आने दो एक बार इसे, मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो पर्सन अपने हाथों को क्लिंच करता है और वो गुस्से में कहता है, कार निकालो। ये सुन उसका सेक्रेटरी भी सर में हाँ में सर हिलाता है और फिर वो पर्सन अपने कोट को ठीक करते हुए वो एक माफिया एक बॉसी लुक में नीचे उतरता है और सीधा कार में बैठकर वो निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग पैदल अपने छोटे से बेबी को अपनी गोद में लेकर चले जा रहा था। तभी युवान अपनी मम्मा को देखते हुए कहता है, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे भूख लगी है। ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, बस मम्मा, थोड़ी देर और चलेगी, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को देखती हूँ, ओके? ये सुनकर युवान भी अपना सर हिलाता है। उसके बाद वो चलने लग गए थे, बट अचानक ही उनके सामने एक कारों का काफिला आके रुकता है, जिसे देखकर विंग फिर से मुंह बनाता है, फिर से नहीं यार। वो एटीट्यूड से खड़ा हो जाता है और वो सामने वाले पर्सन को देखने लग गया, जो बीच वाले कार से एटीट्यूड के साथ अपने कोट को लगाते हुए उतर रहा था। विंग उस इंसान को देख रहा था, वहीं वो इंसान जैसे जैसे विंग के पास आ रहा था उसके गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वहीं जब युवान ने उस पर्सन को देखा वो चिल्ला कर कहते हैं, डैडी। ये सुन विंग युवान को देखते हुए कहते हैं, युवान। ये सुनकर युवान अपनी मम्मा की गोद से उतरता है और जल्दी से भागते हुए उस पर्सन की गोद में चढ़ जाता है। वहीं वो पर्सन भी युवान को भागते हुए देखकर अपने हाथों को फैला देता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है
और वो युवान को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया। युवान भी उस इंसान को गालों में किस करता है और कहते हैं, डैडी डैडी मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे? आपको पता है मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया आपको। ये सुनकर वो पर्सन युवान के गालों में किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मैं काम से चला गया था ना बाहर, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाया। बट मैंने तुम्हारी मम्मा को कहा था कि वो सीधा हमारे पास आ जाए, बट उसके नखरे तुम जानते हो ना। ये सुनकर युवान अपना सर हिलाता और कहता है, बहुत ज़्यादा नखरे करती मम्मा। ये सुनकर वो पर्सन भी हंसने लग गया था। वहीं विंग अपने हाथों को फोल्ड करके उन दोनों बाप बेटे को देख रहा था। ये दोनों एक जैसे ही हैं। तभी वो पर्सन सामने विंग को देखता है और वो विंग के पास आते हुए कहता है, बॉबे आखिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? हमारे मेंशन क्यों नहीं आए? ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, मैं क्यों आऊँ भला, वो भी एक अनजान के घर। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो किसी भी अनजान के घर चला जाऊँ। ये सुनकर युवान कहता है, बट मम्मा ये अनजान थोड़ी ना है, ये तो हमारे डैडी है ना। ये सुनकर विंग उन दोनों को देखता है। वहीं वो इंसान भी विंग को देखते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारा डैडी हूँ ना। ये सुनकर विंग के कान रेड हो गए थे और वो उस पर्सन को घूरते हुए कहता है, बकवास बंद करो, तुम मेरे कोई डैडी नहीं हो। ये सुनकर वो पर्सन विंग के कानों के पास आकर कहता है, बेड में तो हूँ ना मैं तुम्हारा डैडी। ये सुनकर विंग के कान रेड हो गए थे। वो पर्सन कहते हैं, उस दिन तो बड़ा तुम मुझे डैडी 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 हार्ट ये कह रहे थे और आज तुम ये सब इनकार कर रहे हो। ये सुनकर विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। ये सुनकर विंग उस पर्सन को घूरते हुए कहता है, लान वांग जी जरा देख के कहो, हमारा बेबी तुम्हारे गोद में है, वो सुन रहा है। ये सुनकर वांग जी, हाँ वो हमारा वांग जी ही था। वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं, युवान बेबी जल्दी से अपनी आंखों को बंद करो तो। ये सुनकर युवान भी जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वहीं विंग युवान को घूरने लग गया। ये लड़का सच में अपने फादर का बिल्कुल भी बात नहीं टालता, बट विंग की बात नहीं मानता। विंग यही सोचते हुए वो युवान को देख रहा था और अचानक ही वो फील करता है किसी ने उसके कमर को कस के पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया है। और अचानक ही विंग को सोचता समझता उसके होठों पे उस पर्सन ने अपने होठ रख दिए थे। ये देखकर विंग की सांसें रुक गई और वो सामने वाले पर्सन को शॉकिंगली देखने लग गया। वहीं युवान अपने फेस को टर्न कर लेता है और धीरे धीरे से मुस्कुराया जा रहा था। वहीं विंग जब फील करता है कि युवान हंस रहा है तो वो जल्दी से वांगजी से दूर होता है और कहता है, बेशरम। ये बोलकर वो युवान को अपने गोद में लेता है और कहता है, हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनने के बाद युवान अपने डैडी को देखने लग गया। वहीं वांग जल्दी से पीछे से विंग को हक कर लेता है और कहता है, बाओ बे आई एम सॉरी ना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने नहीं आया। ये सुनकर विंग उसे इग्नोर करता है और कहता है, तुम हो कौन जिसके कारण मैं गुस्सा होऊंगा। ये सुनकर वांग जी उसके गालों को हल्का सा किस करते हुए कहता है, बाओ बे आई एम सॉरी ना, बेबी आई एम सॉरी ना, माफ कर दो ना, सच में मुझे काम आ गया था। सच में अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बट मैंने तुम्हारे लिए कार भेजा था, बट तुम उसमें बैठने की जगह तुम्हारे उस फादर के भेजे हुए कार में बैठ गए थे। ये सुनकर विंग कहते हैं, हाँ क्योंकि मुझे वहाँ कुछ काम था, मुझे कुछ सामान लेना था, बट उन कमीनों ने पूरी मेरी माँ का सामान जला दिया है। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है और कहता है, तो क्या करूँ, मैं उसकी पूरी फैमिली को जला दूँ? ये सुनकर विंग उसे घूरता है और कहता है, नहीं, उन्हें तो मैं सजा दूंगा। ये सुनकर वांग जी उसके गालों को फिर से किस करता है और कहता है, इसी पे तो मैं मरता हूँ। ये बोलते हुए वो फिर से विंग के गालों पे किस करता है। विंग अपनी आंखों को रोल करता है और वांग जी से दूर होते हुए कहता है, हम पब्लिक एरिया में हैं और तुम मुझे बार बार किस क्यों कर रहे हो? ये बोलकर वो अपने गालों को रब करता है। वहीं युवान पापा से कहता है, यानी कि वांग जी से कहता है, डैडी आप मुझे किस नहीं कर रहे हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर वांग जी युवान को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, बेबी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा। ये बोलते हुए वांग जी अपने एक हाथ को फैलाता है क्योंकि दूसरे हाथ में तो युवान था ना। युवान कहता है, चाची तो आपने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया, आप मेरे लिए चॉकलेट लेके नहीं आए जैसे आप वहाँ लेके आते थे। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओ
तुम्हें चॉकलेट चाहिए ना, रुको, ये बोलते हुए वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है। वहीं उसके गार्ड्स के हाथों में बहुत सारे चॉकलेट्स थे, बहुत सारे गिफ्ट थे, टेडीज थे, जिसे देखकर युवान बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। जब युवान उस पुलिस मतलब थाने में था या कहूँ तो जेल में था, तब वांग जी हमेशा ही युवान के लिए गिफ्ट और टॉयज भिजवाता रहता था और खुद ही लेके जाता था। आप लोग कंफ्यूज होंगे ना कि एक छोटे से बच्चे को जेल में क्यों रखा गया था। अरे, अगर कोई बच्चा जेल में पैदा होता है ना, तो उन्हें अपनी माँ से दूर नहीं किया जाता, भले ही वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो उसकी मदर, बट फिर भी एक बच्चे को अपनी माँ से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ के बिना बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अपनी माँ का दूध, उसका फेरोमोन उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए वांग जी भी विंग से युवान को दूर नहीं कर पाया। और वैसे भी उस जेल में युवान ही तो है विंग की लाइफलाइन, जिसके वजह से वो 3 साल उस जेल में बिता पाया था। और साथ ही वांग जी ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी। जेल था, विंग जेल में रह रहा था, बट फिर भी उसे जेल वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। उसे कुछ काम करना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वांग जी के सारे सपोर्टर्स विंग का और युवान का हेल्प किया करते थे। वो युवान को बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करने दिया करते थे, ना ही कोई उसे बुली कर सकता था। इसीलिए तो जब पहली बार युवान को चैंग ने थोड़ा सा डांटा ना, तब युवान को शॉक लगा था, क्योंकि जब से वो उस जेल में था तब से कोई भी उसे परेशान नहीं करता था, क्योंकि चारों तरफ तो वांग जी के गार्ड्स ही रहते थे। चलो, अब हम वांग जी के बारे में जानते हैं। वांग जी एक माफिया बॉस है और साथ में वो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है। सभी लोग उससे डरते हैं और वांग जी का दबदबा बहुत ज़्यादा है। वांग जी की फैमिली में उसके अंकल, उसके गगा, उसकी साउजी और एक छोटा सा नेफ्यू रहता है। वांग जी की फैमिली बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करती है, बट वो बुरी नहीं है। वांग जी के फैमिली माफिया वर्ल्ड को इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो खुद ही जो बुरे माफिया हैं उनको ख़त्म करते हैं। वैसे पहले लैन कुरैन एक पुलिस में थे, बट पुलिस में जाने के बाद उन्हें समझ आया कि पुलिस कुछ नहीं कर सकता, पुलिस माफियाओं का गुलाम होता है। और उसी माफिया के कारण उसके गगम और उसकी शाओजी यानी कि वांग जी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। लैन कुरैन को समझ में आ गया था कि वो ऐसे पुलिस में रहकर कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपना ही एक माफिया ब्रांच खोला था। और उसके बाद वांग जी ने उसे हैंड ओवर किया था, क्योंकि लैन कुरैन को एक इंसान ने गोली मार दी थी जो उनके दिल के थोड़े से ऊपर में था, बट फिर भी उन्हें दिल का हल्का सा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की था, जिसके वजह से उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। और अभी भी लैन कुरैन की तबीयत खराब थी, जिस वजह से वांग जी विंग को लेने आ नहीं पाया, नहीं तो वो खुद जाता विंग को लेने उस जेल में। और वांग जी को वो दिन भी याद है जब उसने विंग से पहली मुलाकात की थी। वांग जी एक बिजनेस मीटिंग के कारण उसी होटल पे आया था। उसका मीटिंग दूसरे जगह चल रहा था, बट उसके जो मीटिंग करने के लिए दूसरी ग्रुप आई थी, उन्होंने छल किया और वांग जी को एक ड्रग दे दिया, जिससे वांग जी पूरी तरीके से नशे में आ गया था। बट उसके गार्ड्स ने वांग जी को एक पर्सनल रूम दे दिया था, जिसमें पहले से ही विंग था। असल में उसकी यानी कि विंग की सौतेली माँ मैडम यू गलती से विंग को दूसरे रूम में भेज देती है। मैडम यू विंग को 209 में भेजना चाहती थी, बट गलती से वांग जी के रूम का नंबर 209 हो गया, जो 206 था। इसीलिए मैडम यू को लगा कि वही रूम है जिसमें विंग को भेजना है, और वो इंसान होगा जिसके साथ विंग संबंध बनाएगा, और विंग की शादी उस बुढ़े से हो जाएगी और वो बुढ़ा इन लोगों को पैसा देगा। इसीलिए उन लोगों ने विंग को उस रूम में भेज दिया था। और वहीं वांग जी जब एक ओमेगा के फेरोमोन को उस रूम में फील करता है ना, तो उसका अल्फा और भी ज़्यादा ट्रिगर हो गया था, क्योंकि वांग जी ऑलरेडी ड्रगेड था। तो वो जब विंग के फेरोमोन इनहेल करता है, फिर वो विंग के साथ इंगेज हो जाता है। वांग जी जब सुबह उठता है तो उसे पता चला कि विंग तो उस रूम में है ही नहीं। इसीलिए वो अपने गार्ड्स को फ़ोन करता है और बोलता है कि जिस पर्सन के साथ उसने नाइट स्पेंड किया है उसके बारे में पता करे। बट
वांग जी के गार्ड्स ने जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसमें विंग का फेस क्लियर नहीं आ रहा था, इसीलिए उन लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं, तब फाइनली उन लोगों को एक क्लू मिलता है और जिसमें वांग जी को पता चलता है कि वो विंग ही है। जब वांग जी विंग को लेने के लिए उसके घर जा रहा था तब उसे पता चला कि विंग को जेल भेज दिया गया है किसी को मारने की सजा में, जिसे सुनकर वांग जी उसे धमकाता है कि उसे अभी के अभी रिहा कर दो। बट वो पर्सन कहता है कि वो रिहा नहीं कर सकता, बट हाँ उसके पनिशमेंट को वो कम कर सकता है। वैसे तो विंग के पनिशमेंट को बहुत सालों तक रखा गया था, बट वांग जी के दबाव के कारण विंग के पनिशमेंट को 3 साल किया गया था। वांग जी को फिर भी गुस्सा था, इसीलिए वो विंग से मिलने गया था। विंग को जब पहली बार वांग जी से मुलाकात करवाई गई थी तो विंग सरप्राइज हो गया था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वांग जी को देखकर विंग की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी और जब वांग जी ने विंग को ये बताया कि वो वही इंसान है जिसके साथ विंग ने संबंध बनाया था, तब तो विंग को और भी ज़्यादा शॉक लगा था। क्या वो इतने हैंडसम इंसान के साथ, उसे तो लगा था वो बुढ़ा इंसान है। बट उसका सोचना गलत भी नहीं है क्योंकि ये बुढ़ा ही तो है, 28 साल का इंसान है और विंग 18 साल का इंसान है, तो इनके बीच में एज गैप भी तो है ना। जब विंग ने वांगजी को बुढ़ा कहा ना तो वांगजी का मुंह बन गया था। वो कहता है मैं बुढ़ा हूँ। ये सुनकर विंग कहता है हाँ तो। ये सुनकर वांगजी कहता है फॉरगेट इट, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग शॉक, उससे शादी? क्यों भाई, इसकी लाइफ में तो कितनी सारी ओमेगाएं होंगी, एक कैदी से क्यों शादी करना चाहता है वांग जी? ये सोच कर विंग वांग जी से क्वेश्चन पूछ भी लेता है। वांग जी कहता है मैं अपनी लाइफ में किसी भी ओमेगा को लाना नहीं चाहता, बट तुम अलग हो। तुम्हारे साथ मैंने संबंध बनाए हैं, उस दिन से मैं रात को सो नहीं पाता, तुम्हारे बारे में सोच सोच के, तुम्हारी उस मॉर्निंग के बारे में सोच सोच के। ये सुनकर विंग के पूरे कान लाल हो गए थे। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर भी वांग जी को देखता है। वांग जी उससे बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करता है और साथ में विंग को वो वादा करता है कि वो इस जेल से विंग को निकाल देगा। और उनका एक ट्रिक भी होता है, वो लोग सज़ा को या तो कम करवा देते हैं या तो ख़त्म करवा देते हैं या फिर उस कैदी की जगह पे दूसरे कैदी को बिठा देते हैं और नाम उस कैदी का लगता है। यानी कि यहाँ पर वांग जी ये कह रहा है कि वो विंग के जगह पे दूसरे कैदी को लगा देगा और वो विंग को उसके साथ फ्रीली घुमाएगा, उसके साथ रखेगा। बट विंग उसके साफ साफ मना कर देता है कि वो कानून के साथ धोखा नहीं करेगा। उसे 3 साल की सज़ा मिली है ना, तो वो इन 3 साल में सब कुछ कर लेगा, वो हैंडल कर सकता है 3 साल। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कितना ईमानदार है ये देखकर वांग जी को अच्छा लगता है। चलो ठीक है, वांग जी की लाइफ में एक ऐसा पर्सन तो आया जो उसकी दौलत को छोड़ के इस जेल में भी रहने को तैयार है। वांग जी विंग को देखता है और फिर मुस्कुराता है और वो एक ताली बजाता है जिससे उसके सामने बहुत सारे सामान आ गए थे। विंग उस सबको देख रहा था। विंग के लिए अच्छे कपड़े, विंग के लिए अच्छा खाना पीना सब ही रखा हुआ था। विंग उन सबको देखते हुए कहता है ये सब क्या है? ये सुनकर वांग जी कहता है तुम इस जेल में रह रहे हो, फिर भी मैं कोई भी कमी नहीं करूँगा। तुम्हें मैं ऐसा फील करवाऊंगा जैसे तुम एक महल में हो। ये सुनकर विंग शॉक वो वांग जी को देखने लग गया। वांग जी कहता है अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुम सजा भुगत रहे हो। विंग कहता है किसने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है? मेरी गलती थी, मैं उस इंसान का बेटा हूँ, ये मेरी गलती थी। मैं ये 3 साल की सज़ा लेकर सभी चीज़ चुकता करवा दूंगा और उसके बाद मैं उनका कोई बेटा नहीं कहलाऊंगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता है उसने तुम्हारी मदर के साथ और तुम्हारे साथ गलत किया है तो एक बार मुझे बोलो, मैं उसकी पूरी कंपनी को, पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर विंग उसे मना करता है ये कहकर कि नहीं, वो खुद करेगा, अपने हाथों से करेगा और वो अपनी मदर की कंपनी को भी वापस लेगा। उसे खुद ही सबसे हिसाब लेना है। ये सुनकर वांग जी कहता भी है कि वो कर देगा, बट विंग उसे साफ साफ मना कर देता है ये कहकर कि नहीं, वो खुद करेगा। फिर उस दिन के बाद से वांग जी विंग को मिलने आया करता था, जिससे विंग को अच्छा लगता था। उसकी फैमिली वाली, उसके गगा, कोई भी उससे मिलने नहीं आता था, बट वांग जी हर एक दिन आता था विंग से मिलने
और विंग के लिए बहुत सारी सामान लाता था। विंग की सारी ज़रूरतों का सामान लाता था। यहाँ तक कि उसने स्टेशन में यानी कि जेल में भी विंग के लिए बहुत सारे गार्ड्स रख दिए थे ताकि विंग को कोई भी हार्म ना कर सके। वहीं विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता था। यहाँ तक कि पुलिस भी कुछ नहीं करती थी। विंग जैसे रह रहा है वो वहाँ क्वीन की तरह रहता था। ना ही उसे काम करने का टेंशन, ना ही कुछ का टेंशन। उसे खाना पीना भी लग्जरियस मिलता था। विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। बट कोई ना, अब उसकी लाइफ बदल चुकी है तो चलता है। बट एक दिन अचानक ही विंग की तबीयत खराब होने लग गई, जिसे सुनकर वांजी घबरा गया और वो भागते हुए पुलिस स्टेशन यानी कि जेल पहुंचा था। और जब विंग का चेकअप किया गया था तो वांग जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो बाप बनने वाला था। वहीं विंग भी अपने पेट पे हाथ रख के बैठा हुआ था। वांग जी विंग को देखता है, वहीं विंग वांग जी को देखता है। विंग उस बच्चे को अपना लेता है क्योंकि वो उसकी फैमिली बन चुकी है। उसकी लाइफ में उसका ब्लड लाइन ये बच्चा ही तो है, तो वो उसे खत्म नहीं करता और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जिसे सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वो विंग को फिर से ऑफर करता है कि वो इस जेल से तुम्हें बाहर निकलवा देगा। वो प्रेगनेंसी को जेल में मत बिताए। बट विंग कहता है कि ये सब जेल थोड़ी ना है। तुमने पूरे जेल को एक महल की तरह सजा दिया है और मुझे इस जेल में रहने में अभी कोई भी परेशानी नहीं है। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा नाराज तो हुआ था। बट अगले दिन से वांग जी खुद विंग के साथ रहने आ गया था क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि इस टाइम में ओमेगा को अल्फा का ज़रूरत होता है। तो वांग जी पूरे 3 महीने, हाँ, यहाँ पर ओमेगाओं की प्रेगनेंसी 3 महीनों की होती है। तो वांग जी पूरे 3 महीने विंग के साथ ही उस जेल में रहा था। वांग जी विंग की केयर करता था और जब सभी जेलर्स ने, सभी गार्ड्स ने और जितने भी कैदी थे उन्होंने वांग जी को देखा, वो डर गए थे क्योंकि वांग जी कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी ना है। और वांग जी का रौब, उसका ऑरा ही बहुत लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। उसके बाद से तो कोई भी विंग को कुछ भी नहीं बोलता था। वो साथ ही विंग का मदद करते थे। वांग जी के गार्ड्स ना होना फिर भी वो विंग की मदद करते थे और उस छोटे से बेबी को भी बहुत ही प्यार से रखा गया था। वांग जी तो चाहता था कि वो विंग को और अपने बच्चे को वापस ले चले क्योंकि वो अपने बच्चे को इस जेल में नहीं रखना चाहता था। बट कानून का एक नियम होता है कि बच्चे को अपनी माँ के साथ ही रखना होता है। भले ही उसका माँ जेल में हो तो जेल में ही उस बच्चे को पालना होता है। तो विंग अपने बच्चे को उस जेल में ही पालता है, बट एक ठाट के साथ, क्योंकि वांग जी ने कोई कमी छोड़ी ही नहीं थी। विंग को तो ऐसा फील हो रहा था कि वो जेल में नहीं है, वो अपने घर में ही है। उसे पढ़ने के लिए सब कुछ दिया जाता था। विंग को खेल कूदने के लिए सब कुछ दिया जाता था। यहाँ तक कि विंग ने तो लॉयर की पढ़ाई भी कर ली थी उसमें बैठे बैठे। वांग जी जब विंग को लॉयर की पढ़ाई करते हुए देखता था तो और भी ज़्यादा विंग के लिए प्राउड महसूस करता था। विंग ने लॉयर की पढ़ाई कर ली थी और वो अपनी मदर की कंपनी को वापस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करा था। बट उसे पता चला कि उसकी मदर ने खुद ही साइन किया था, तो वो अपनी मदर की कंपनी को वापस नहीं ले सकता। चलो ठीक है, वो उसकी कंपनी को नहीं ले सकता, बट विंग उनको सबक तो ज़रूर सिखाएगा और खुद ही सिखाएगा। अब हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। वांग जी विंग को लेकर अपने मैंशन आ गया था। वहीं हमारा युवान बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वैसे इन जेल के टाइम में वांग जी ने युवान को अपने महल भी घुमाया था, अपने अंकल से, अपने गगर से, अपनी साउजी से और साथ ही अपने नेफ्यू से भी युवान को मिलवा दिया था। वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उन्होंने भी विंग को घर आ जाने को बोला था, बट विंग ने तो साफ साफ बोल दिया था कि वो 3 साल की सज़ा लेने के बाद ही आएगा, क्योंकि वो 3 साल की सज़ा उस जियांग फैमिली से उसके रिश्ते की टूटने की शुरुआत थी और वो कंप्लीट करने के बाद ही आएगा। वो पूरी तरीके से जियांग फैमिली से अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा, तभी वो लैन फैमिली में आएगा। वो सब भी विंग के इस बात को मान जाते हैं, बट युवान को अपने घर वांग जी एक एक महीने में या कुछ कुछ दिनों में ले आता था और युवान के लिए उसने स्पेशल रूम भी बनवा दिया था। और अभी युवान भागते हुए अपने रूम में पहुंचा था क्योंकि वहां पर उसके बहुत ज़्यादा टॉयज थे। युवान बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था और युवान के लिए बहुत ज़्यादा खाने का सामान भी रखवा दिया गया था। युवान बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपने बाबा की गोद में चढ़ जाता है और कहता है,
डैडी डैडी ये बहुत ज़्यादा यम्मी है। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है। तभी विंग उसके गालों को साफ करते हुए कहता है, युवान, मस्ती नहीं करते, खाना खाते टाइम बातें नहीं करते, और उठ के तुम यहाँ क्यों आ गए? चलो चुपचाप बैठ के खाना खाओ। ये सुनकर युवान कहता है, मैं चाहता था कि डैडी मुझे खिलाए। ये सुनकर वांग जी कहता है, ऐसी बात है तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? ये बोलते हुए वो उसके होठों को क्लीन करता है और फिर अपने ही हाथों से वो युवान को फीडिंग करने लग गया था। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी से भले ही विंग हल्का फुल्का से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, बट फिर भी इन 3 सालों में वांग जी के लिए विंग के दिल में फीलिंग आ गई थी। वो वांग जी से प्यार करने लग गया था। वांग जी की इन हरकतों से, वांग जी की इन बातों से वो भी वांग जी की तरफ अट्रैक्टेड हो गया था। उसके बाद खाते खाते ही हमारा युवान वांग जी के गोद में ही सो जाता है। विंग उसे उठाते हुए कहता है, लो मैं इसे सुला देता हूँ, बट वांग जी रोकता है और कहता है, मेरे गोद में है ना, मैं अपने बेबी को खुद सुलाने जाऊंगा। ये बोलकर वो युवान को उठाकर उसके बेडरूम में सुला देता है और फिर वो विंग के पास आता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी अचानक ही विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग शॉक वो वांग जी को देखने लग गया। वांग जी उसके बालों को करेस करता है और कहता है, तो 3 साल कंप्लीट हुए? ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ। ये सुन वांग जी कहता है, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? ये सुनकर विंग उसे याद करने की कोशिश करता है और जैसे उसको याद आता है उसके पूरे गाल लाल हो गए थे और वो अपनी आंखों को इधर उधर रोल करते हुए कहता है, कौन सा प्रॉमिस? ये सुनकर वांग जी उसको और भी ज्यादा करीब खींचता है, उसके बालों को करस करते हुए कानों के पीछे रखता है और कहता है, बेबी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है और तुम्हें वो बात भी याद है जो तुमने मुझसे कही थी कि तुम 3 साल के बाद जैसे ही उस जेल से फ्री होगे मुझसे शादी करोगे और मेरी वाइफ भी बनोगे। तो चलो शादी करते हैं। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, चलो ना शादी करते हैं। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और वो कहता है, शादी करने की क्या ज़रूरत है? ये सुनकर वांग जी उसको अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपनी वाइफ़ी के साथ रोमांस करूँ। मैं पहले बिना शादी के तुम्हारे साथ रोमांस करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे अपनी वाइफ़ी के साथ पूरे हक से रोमांस करना है। ये सुनकर विंग के कान रेड हो गए थे। वो वांग जी को हल्का सा मुक्का मारता है और कहता है, शेमलेस, यहाँ पर कितने सारे गार्ड्स हैं और तुम गार्ड्स के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, अच्छा, ये मेरी बात है, बट तुम प्रेगनेंसी में कैसी बातें करते थे, तुम्हें याद है? नहीं, मैं बताता हूँ। जब तुम प्रेग्नेंट थे तब तुम्हारे हार्मोन्स हमेशा ही डिसबैलेंस रहते थे और तुम्हें इन सब की क्रेविंग हुआ करती थी। तब तुम बिल्कुल नहीं देखते थे कि कौन हमारे साइड में खड़ा है, कौन। तुम तो पुलिस वालों के सामने भी मुझे किस कर दिया करते थे। उनके सामने ही तुम मुझे इसके लिए प्रवोक करते थे, अपनी बॉडी को दिखाकर, अपनी बॉडी को मुझसे रब करके। तो वो सब अच्छा था। ये सुनकर विंग के पूरे कान लाल हो गए थे। वो अपने सर को वांग जी के चेस्ट में छुपाते हुए कहता है, वो तो बस प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, बट अब ऐसा नहीं है ना। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए उसके कानों में कहता है, बट मुझे वो नॉटी वाला विंग पसंद है, तो क्या फिर से मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूँ? ये सुनकर विंग के पूरे कान लाल हो गए थे। वो वांग जी को देखते हुए शेमलेस कहता है और वो उतरने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे कैरी करके बेडरूम की तरफ ले जाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने महीनों के बाद तो फिर से तुम मेरे पास आए हो और तुम्हें खाने का मौका मुझे मिला है, तो मैं क्यों ना खाऊं? एक शेर के पास उसका निवाला आया है तो शेर को तो उसे खाना पड़ेगा ही ना। ये बोलते हुए वांग जी विंग को बेड पे फेंक देता है। विंग शॉक वो वांग जी को देखने लग गया। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम अभी वाइफी के साथ करोगे, तो मैं तुम्हारी अभी वाइफी नहीं हूँ, तो तुम अभी मेरे साथ नहीं कर सकते। ये बोलते हुए विंग उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे फिर से बेड पर लेटा देता है। उसके ऊपर आते हुए कहता है, अच्छा, मेरी बात को इतना फॉलो करते हो? तुम्हें याद हो तो मैं बता दूं, हमने पहले ही कोर्ट मैरिज कर रखा है। ये सुनकर विंग को याद आता है, शिट,
वांग जी के बातों में वो कब फंस जाता है विंग को पता भी नहीं चलता। बट तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, बट तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी वाइफ के साथ करोगे, बट फिर भी अभी लोगों के हिसाब से थोड़ी ना मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ, हमने अनाउंस भी नहीं किया, तो तुम अभी नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल अनाउंस कर दूंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ एक धूमधाम से शादी करूंगा, बट अभी तो मुझे ये करना है। ये बोलते हुए वो विंग के शर्ट के बटन को खोलने लग गया था। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बिना देरी किए विंग के पूरे कपड़े उतार चुका था और कुछ ही टाइम में विंग पूरी तरीके से नेकेड। फिर वांग जी विंग की पूरी बॉडी में ही किस करने लग गया, उन्हें ही किस देने लग गया, वहां पर सब लिग फाइट करने लग गया। वहीं विंग गहरी गहरी सांस ले रहा था। इतने महीनों के बाद फिर से वांग जी का टच पाकर विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उस रूम में धीरे धीरे करके विंग के और वांग जी के फेरोमोन फैल रहे थे। अब विंग धीरे धीरे करके पूरी तरीके से अराउज हो चुका था, इसीलिए वो अब अपने हाथों से वांग जी के कपड़े उतारने लग गया था। कुछ ही टाइम में वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। वांग जी विंग के अंदर इंगेज हो रहा था। विंग गहरी सी सांस लेता है। वांग जी कहता है, विंग, हमें 3 साल हो गए हैं, बट फिर भी आज उसी तरीके से तुम मुझे फ़ील होते हो जब मैं तुम्हारे अंदर पहली बार गया था। ये सुनकर विंग के कान रेड हो गए थे। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, शेमलेस, ऐसी बातें मत करो। ये सुनकर वांग जी कहता है, यही तो मौका है जब हम ऐसी बातें कर सकते हैं। ये सुनकर विंग के फिर से कान रेड हो जाते हैं और वांग जी अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है। विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। विंग धीरे धीरे करके मॉर्निंग करने लगता है और कुछ ही टाइम में उस रूम से पूरी तरीके से विंग की मॉर्निंग आ रही थी, क्योंकि वांग जी स्टार्टिंग में तो नॉर्मल था। स्टार्टिंग में वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बट अचानक ही कैसे वो रूथ हो गया पता भी नहीं चला। बट विंग को इसकी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि वांग जी स्टार्टिंग में कहता ज़रूर है कि वो विंग के साथ सॉफ्ट रहेगा, विंग के साथ हार्ड नहीं होगा, बट जैसे ही वांग जी का अल्फा और उसका हार्मोन्स ट्रिगर होता है, तो वांग जी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं रहता और वो पूरी तरीके से विंग को थका देता है। अभी भी वैसा ही हो रहा था। उसके बाद वो दोनों पूरी रात भर इंगेज रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है, विंग वांग जी को दूर करते हुए कहता है, अब बस कर दो, मुझे नींद आई है। ये सुनकर वांग जी कहता है, भीम, तुम कैसे थक सकते हो, पूरी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, और वैसे भी रात में कई बार तुम बेहोश हुए हो, तब तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। ये सुनकर वांग जी को घूरता है और कहता है, बेहोश होने और नींद लेने में फर्क होता है। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है। वांग जी को कहता है, अब तो दया दिखा दो, मैं बेहोश हो गया था फिर भी तुम नहीं रुके। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या करूँ, तुम्हें देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है। फिर विंग खड़ा होने की ट्राई करता है, बट उसके बैक में वांग जी मतलब जुड़ा हुआ था, जिस वजह से विंग कहरा उठता है। वो कहता है, बस करो, मेरी कमर। ये बोलते हुए विंग अपने कमर पे हाथ रख के वांग जी से अलग होने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसकी कमर को पकड़ के फिर से खींच लेता है, जिससे विंग की फिर से चीख निकल गई थी। वो वांग जी को गुस्से से देखता है। वांग जी कहता है, विंग, प्लीज ऐसे रहो ना, अच्छा लगता है। ये सुनकर विंग घूरता है और कहता है, बेशरम, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना। ये सुनकर वांग जी नोटिस से स्माइल करता है और वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होते हुए कहता है, अब अपनी वाइफ के सामने शर्म दिखाएंगे तो ये भी कोई बात होगी भला। हम अपनी वाइफ के सामने ही तो अपना शर्म लिहाज छोड़ सकते हैं, तो तुम भी छोड़ो ना अपने डैडी के सामने। ये सुनकर विंग के कान फिर से रेड हो गए थे। तभी वांग जी कहता है, विंग, कहो ना। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं नहीं, तुम हैवान बन जाते हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग प्लीज, विंग प्लीज। ये बोलते हुए वो विंग के कानों को लिक कर रहा था। वही विंग धीरे धीरे से शिवर कर रहा था। वो कहता है, लैंसन नहीं। बट वांग जी कहता है, विंग प्लीज, 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 प्लीज। ये बोलते हुए वो विंग को लिक कर रहा था। विंग गहरी से सांस लेता है और धीरे से वो डैडी बट बोलता है। बट जैसे ही विंग ने कहा, वांग जी की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई थी। विंग चिल्ला कर कहते, ओह, इसीलिए मैं तुम्हें डैडी नहीं बोलता। ये बोलते हुए विंग कहरा रहा था। वांग जी बहुत ही स्पीड में विंग के साथ इंटीमेट होता है। कुछ टाइम बाद वो विंग के अंदर ही रिलीज हो जाता है। विंग को फील होता है कि उसे बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही है। उसे फील होता है
कि वांग जी ने इस बार प्रोटेक्शन की यूज़ नहीं किया। वो वांग जी को घूरते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने, जल्दी हटो मेरे अंदर से। ये बोलते हुए वो अंदर से वांग जी को निकालने की कोशिश करने लग गया, बट वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वी हमारा युवान अब 3 साल का हो चुका है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे एक छोटा सा भाई या बहन देना चाहिए। ये सुनकर विंग उसे घूरते हुए कहता है, नहीं। बट वांग जी बार बार विंग को फोर्स करने लग गया, जिसे थक हार कर विंग कहता है, हाँ ठीक है, बट अब रुक भी जाओ। पूरे रात भर तुमने ये किया है, मैं थक चुका हूँ, मुझे सोने दो ना। ये सुनकर वांग जी उसके कानों को लीक करते हुए कहते हैं, ओके बाओबे, बट ऐसे ही रहते हैं ना। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मुझे पेन हो रहा है, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो वांग जी को दूर धक्का देने की कोशिश करता है। वांग जी भी धीरे से अलग होता है और कहता है, ठीक है सो जाओ। ये बोलकर वो विंग के फॉरहेड में किस करता है और फिर वांग जी वॉशरूम जाता है, अपने आप को फ्रेश अप करता है, फिर विंग को भी क्लीन करता है। विंग वांग जी को देखता है, अपने हाथों को फैलाता है। वांग जी मुस्कुराता है और विंग को गले लगाकर वो लेट जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था, तभी वांग जी विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, तो तुमने क्या सोचा है। ये सुनकर विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या करूं, बर्बाद कर दूं। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, हाँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी मदर की कंपनी को वापस ले पाऊंगा, और वैसे भी उस कंपनी को उस जंग फैम मैंने पूरा बर्बाद कर ही दिया है। उससे अच्छा है कि उसे मैं पूरा ही बर्बाद कर दूं और उस जैंग फैमिया को, उसकी पूरी फैमिली को मैं रोड पे ले आऊं। ये सुनकर वांग जी विंग के ऊपर प्राउड करता है। वो उसके गालों को हल्का सा बाइट करते हुए कहता है, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं उसे स्टार्टिंग से ही बर्बाद कर देता हूँ। ये सुनकर विंग उसे घूरता है और कहता है, तुम मासूम बनने का ट्राई मत करो। क्या क्या लगता है तुम्हें, मैं जेल में था तो तुम मुझे कुछ पता नहीं चला। तुमने कैसे धीरे धीरे करके उस जंग फैमिली को बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर वांग जी एक हल्का सा मुस्कुराता है और वो विंग को कहता है, मेरी बॉबी इतनी स्मार्ट है, मैं उसे कुछ छुपा ही नहीं सकता। विंग वांग जी को गले लगाता है और कहता है, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। ये सुनकर वांग जी विंग के गालों को किस करते हुए कहता है, तो मुझे रिवॉर्ड दे दो। ये बोलकर वो विंग के ऊपर आ रहा था, बट विंग उसे धक्का देता है और कहता है, तुम अब मेरे पास आए ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये बोलते हुए विंग खड़ा होने का ट्राई करता है, बट उसके कमर में बहुत पेन हो रहा था। विंग कहता है, तुम्हारे पास मुझे रहना ही नहीं है, अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा ना तो तुम मार ही डालोगे और लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगेगा कि मैं ये सब करते हुए मर गया। ये सुनकर वागची मुस्कुराता है। वो विंग के पास आते हुए कहता है, मैं नहीं कर सकता बाओपे, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। ये सुनकर विंग वांग जी को घूरता है। वांग जी कहता है, ओके ओके मुझे माफ़ कर दो बाओपे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारे बस ऊपर लेटना चाहता था। ये सुनकर विंग घूरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कब तुम्हारा ये क्यूट साइड कब एक डीमन बदल जाता है ना, पता नहीं चलता। मुझसे भी दूर रहना बता रहा हूँ, और एक सप्ताह तक मुझे छूना भी मत। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग बट मैं तो सोच रहा था डेली। विंग शॉक होते हुए कहता है, डेली, तुम इंसान की जान ले लोगे क्या, एक ही दिन में तुम मेरी हालत खराब कर देते हो। अगर डेली डेली करोगे तो मैं तो बेड से उठने लायक नहीं रहूंगा। सोचना भी मत लान वांग जी, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हिस्सा काट दूंगा। ये सुनकर वांग जी उस हिस्से को छुपाते हुए कहते हैं, वी तुम ऐसे हैवानी जैसे बात कैसे कर सकते हो, ये कितना ज्यादा मासूम है, और तुम भूलो मत कि हमें 10-12 बच्चे और चाहिए, अभी इसकी जरूरत है। ये सुनकर विंग का मुंह खुला खुला रह गया था। 10-12 बच्चे, क्या ये इंसान उसे मारना चाहता है। विंग बिल्कुल भी अब सहन नहीं कर पाता और वो पास में रखे हुए पिल्लो को वांग जी को फेंकते हुए कहता है, तुम यहाँ से निकल जाओ, बीस्ट कहीं के, निकलो यहाँ से। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग, बट विंग कहता है, निकलो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ओके ओके मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने आप को अच्छे से कवर करता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। वहीं वांग जी की ऐसी हालत देखकर बाकी गार्ड्स तो अपने मुंह को दबा दबा के हंसे जा रहे थे, क्योंकि वांग जी दूसरे लोगों के लिए एक बहुत ही कड़क, बहुत ही कोल्ड और हार्टलेस इंसान माफिया है, बट विंग के सामने वो भीगी बिल्ली बन जाता है। लोगों के सामने जो शेर रहता है, विंग के सामने वो एक छोटा सा बिल्ली बन जाता है। ये सोचकर उन लोगों की हंसी छूटे जा रही थी। वहीं वांग जी जब ये देखता है कि उसके गार्ड्स कैसे उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो वो उनको घूरता है और वो विंग की तरफ देखता है, बट विंग
जल्दी से उसके ऊपर फिर से एक पिलो फेंक मारता है, जिससे वांग जी बचते हुए वहां से भाग जाता है। वहीं बाकी लोग अब और भी ज्यादा हंसने लग गए थे। विंग अपना सर शेक करता है और फिर वो वहीं पर ही लेट जाता है और वो भी मुस्कुराने लग गया था। उसके बाद 1-2 दिन बीत जाता है। 2 दिनों के बाद ही अचानक से बहुत बड़ा सा न्यूज़ आता है, जिसमें पूरी जियांग कॉर्पोरेशन बर्बाद हो चुकी थी, बैंकरप्ट हो चुकी थी। सभी लोग एकदम शॉक हो गए थे कि अचानक से कैसे वो बैंकरप्ट हो गया। वही पूरी जियांग फैमिली तो सदमे में आ गई थी। अब वो क्या करेंगे? यहाँ तक कि उसका पूरा घर, मैंशन, उसकी पूरी जायदाद का हर एक हिस्सा सील होते जा रहा था। अब उन लोगों को फुटपाथ में भेज दिया गया था। वो लोग अब एक दूसरे के फेस देख रहे थे। सभी लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। मैडम ये तो सबसे ज़्यादा जैंग फैमिली को ही ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारे कारण ही है जो आज हम इस जगह पे आ गए हैं। ये सुनकर जैंग फैमिली उन लोगों को ब्लेम करते कि तुम लोगों की अय्याशियों के कारण ही है जो हम अब इस प्लेस में आ गए हैं। ये बोलकर वो लोग झगड़ा कर रहे थे। वहीं पर हमारा विंग दूर से कार में बैठा हुआ ये सब देख रहा था। अचानक ही वो नीचे उतरता है और क्लैपिंग करते हुए वो उनके पास आता है। जैसे ही वो लोग विंग को देखते हैं, वो लोग भीगी बिल्ली की तरह विंग के पास आ जाते हैं और वो विंग को मस्का लगाने लग गए कि बेटा तुम आ गए हम लोगों की मदद करने। देखो ना हमारे कंपनी को बर्बाद कर दिया गया है। तुम्हारी माँ की कंपनी बर्बाद हो गई है। अब हम क्या करें? हम कहाँ जाए? तुम्हारी मदद कर दो, तुम हमारी मदद कर दो। ये बोलते हुए वो विंग के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम हमारी हम हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम हमारी इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो। बट विंग अपने मुंह को बनाते हुए कहते हैं माँ बाप? कौन से माँ बाप? ये सुनकर वो लोग विंग को कहते हैं विंग आई नो हम लोगों ने गलती की है, बट हम तो फिर भी तुम्हारे माँ बाप हैं। ये तुम्हारी माँ नहीं है, बट मैं तो तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ ना। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है हाँ तुम तुम मेरे बाप होने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर जैंग फैमिली कहते हैं बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपने फादर को कैसे इस जगह पे छोड़ सकते हो? ये सुनकर विंग अपने आंखों को रोल करता है और फिर कहता है फादर? प्यार? वो प्यार कहाँ गया था जब मैं 3 साल जेल में था? तब एक बार भी तुम लोग मुझसे मिलने आए थे? नहीं ना। तुम लोग देखने आए थे कि मैं कैसे जी रहा हूँ जेल में? नहीं ना। तो मैं अब तुम लोगों की क्यों मदद करूँ? और वैसे भी जब तुमने मेरी मदर के उस प्रॉपर्टी को छीना था ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। और फाइनली आज ये हो ही गया। और जब मैंने ही बर्बाद किया तो मैं तुम लोगों को आबाद फिर से क्यों करूं? ये सुनकर वो लोग शॉक हो गए थे। वहीं मोशान विंग के पास आते हुए कहता विंग ये तुमने क्या किया? तुम अपनी ही फैमिली को कैसे बर्बाद कर सकते हो? ये सुनकर विंग उसे धक्का देता है और कहता है आप तो दूर ही रहिए। आप तो मेरे माँ के बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो। आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे अपने ही माँ के कातिलों के साथ रह सकते हो? ये सुनकर मोशानु शॉक हो गया था। वो विंग को देखता है। विंग कहता है ओह आपको अभी भी समझ नहीं आया? लो देखो अपनी आंखों से। ये बोलकर वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन लोग मतलब कि मोशानु को देता है। मोशानु जैसे ही देखने लग गया वो शॉक। उसमें सभी एविडेंस था। वैसे तो विंग की मदर को मरे हुए बहुत साल हो गए हैं, बट विंग ने और वांग जी ने मिलकर वांग जी ने खासकर अपने बहुत सारे गार्ड्स को एक ऐसे मिशन पे लगाया था जिसमें वो लोग विंग की मदर के बारे में ही सोचेंगे, उनके बारे में ही जांच पड़ताल करेंगे कि वो कैसे मरी, क्या हुआ। वो लोग इतने सालों का मतलब इतने साल पुराने केस को अभी रीओपन करके फिर से उस सभी चीज़ों को उन लोगों ने ढूंढा और फिर उन लोगों को ये सबूत मिला कि उनकी हत्या हुई थी, उन्हें जहर दिया गया था, उन्हें मारा गया था। और ये सब करने वाली और कोई नहीं मैडम यू है। जब इन ये सभी मोशानु को पता चला उसके हाथ से पूरे पेपर गिर गए और वो सीधा जमीन में ही गिर बैठा था। तभी विंग कहता है अब आपको समझ में आया? जिस इंसान को आपने माँ का दर्जा दिया उसी ने आपके सर से अपनी माँ का साया छीन लिया। यहाँ तक कि आपके दिए हुए जायदाद को भी उन्होंने हड़प लिया था। हमारी माँ आपसे कितना प्यार करती थी, बट आपने उनके प्यार का ये सिला दिया। आपने उनकी मर्डरर को अपना माँ बना लिया और आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। गगा मुझे आप में शेम आता है। मैं ये सोचता हूँ कि आप मेरे गगा हो भी कैसे सकते हो। ये सुनकर मोशानु के आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसने क्या कर दिया है?
अपनी बेवकूफ़ी के कारण उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने अपने भाई के बात को नहीं माना और इन लोगों का साथ दिया। छी! वो कितना गंदा इंसान है, ये बोलते हुए वो अपने आप को मारने लग गया था। वहीं बाकी लोग अपने मुँह को नीचे करके बैठे हुए थे। यहाँ तक कि जैंग फैमिली भी, वो अब कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनका सब पोल खुल चुका था। तभी जैंग चैंग हिम्मत करके उठता है और जैंग फैमिली के पास जाकर वो उसे कहता है कि बाबा, अब फिक्र मत करो, वो है ना, वो साथ देगा, वो फिर से स्टार्ट करेंगे। ये बोलते हुए वो जैंग फैमिली को गले लगा लेता है, जिसे देखकर विंग मुंह बनाता है और वो जैंग फैमिली को देखता है। जैंग फैमिली जैंग चैंग की बहुत तारीफें करने लग गए कि वही उसका बेटा है, वही उसका असली बेटा है, जो उसकी इस तकलीफ में साथ देने को मान गया। ये सुनकर अचानक ही विंग हंसने लग गया और वो मैडम यू को देखते हुए कहता है, क्या सच में ये उसका बेटा है? ये सुनकर मैडम यू शॉक और वो विंग को देखने लग गई। वो थोड़ा सा घबरा भी गई थी। क्या इसे कुछ पता चल गया? ये वही सोच रही थी। तभी विंग जैंग फैमिली के सामने एक पेज देते हुए कहता है, ए देखो देखो, क्या ये सच में आपका असली बेटा है भी कि नहीं? जरा देख लो। ये बोलते हुए वो जैंग फैमिली को वो पेज देता है। वही जैंग फैमिली जब उस पेज को पढ़ता है, वो शॉक और वो चैंग को देखता है और उसे अचानक ही धक्का देता है और वो मैडम यू के पास आकर उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है, ये क्या लिखा है इसमें? ये सुनकर मैडम यू घबरा गई थी। वो बिना देखे ही कहती है, मैं मैं वो सच में ये झूठ बोल रहा है, इसमें झूठ लिखा हुआ है, जैंग आपका ही बेटा है। ये सुनकर जैंग फैमिली गुस्से से बोलते हैं, बट मैंने तो अभी तक ये बोला ही नहीं, तुम कैसे जान सकती हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? और इसका मतलब है कि चैंग मेरा बेटा नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला था ना? ये सुनकर मैडम यू और भी ज्यादा घबराने लग गई थी और वो घबराहट में कहती, नहीं नहीं, चैंग आपका ही बेटा है। वही चैंग तो शॉक ही हो गया था जब वो जैंग फैमिली के हाथों से वो पेज लेकर देखता है। तब वो और भी ज्यादा शॉक, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि चैंग जैंग फैमिली का बेटा है ही नहीं, उन दोनों का डीएनए बिल्कुल भी मैच नहीं होता। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही, ये देखकर बहुत ज़्यादा ही वो शॉक था। वो अपनी मदर को देखता है, वही उसकी मदर इधर उधर देखने लग गई थी। फिर मैडम यू को जैंग फैमिली बहुत ज़्यादा मारते हैं और पूछते हैं कि बताओ मुझे सच्चाई क्या है। ये सुनकर मैडम यू बहुत ज़्यादा ही डर गई थी और वो बता देती है कि हाँ, वो चैंग तुम्हारा बेटा नहीं है। असल में चैंग मेरे एक्स हस्बैंड का बेटा है, बट मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे एक अमीर इंसान चाहिए था जिसके कारण मैं एक लग्जरियस लाइफ जी सकूं, बट वो कमीना इंसान, वो एक ऐसा सत्यवादी था जो कभी भी कुछ पैसे ला नहीं पाता था। जितना उसे मिलता था वो उतना ही उठा लाता था और जिसमें हमारी कोई भी काम नहीं चल पाता था। इसीलिए मैंने ये सब किया, मैंने तुम्हें फंसाया। ये सुनकर जैंग फैमिली को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने लग गया था। तुम्हारे कारण ये सब बर्बाद हो गया। वहीं चैंग तो रो ही रहा था, जिसे यानली संभालती है और वो उसे सांत्वना देने लग गई कि तुम फिक्र मत करो। वहीं जैंग फैमिली मैडम यू को मारने के बाद विंग के पास आते हैं। वो विंग को मनाने लग गए कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं इसके जाल में आ गया था। बट विंग उसे इग्नोर करता है और फिर वहां पर पुलिस आ गई थी। पुलिस जैंग फैमिली और मैडम यू को उठाकर ले जाने लग गई, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं विंग के सामने कि उन्हें जाने दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सब गलत है, उन्होंने नहीं मारा है उसको। बट विंग बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि सब सबूत तो आ गया है ना, उनको साफ साफ पता चल गया है कि ये उनकी मदर को मारने वाला और कोई नहीं, ये दोनों ही है। यहाँ तक कि उसका सबूत एक इंसान भी है जो वी मेंशन, यानी कि जो अभी का जैंग मेंशन बन चुका है, वहां पर पुराने जब चांगसी सरन रहती थी तब उस टाइम एक सर्वेंट काम करता था, उसने देख लिया था। बट मैडम यू ने उसे पैसे खिलाकर उसे रवाना कर दिया था। वो इंसान भी पैसे के लालच में वहां से चला गया था। बट जब उसे बाद में ये सब पता चला कि कैसे उसकी सबसे अच्छी मालकिन चांगसी सरन मर गई है, तब उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसे पहले तो बहुत ज़्यादा गिल्ट था, इसीलिए वो वहाँ से वापस नहीं आया, क्योंकि इतने साल हो गए हैं और उसने पैसे भी खाए हैं, तो पैसे खाए हैं तो उसे सज़ा तो मिलेगी। इसीलिए वो डर गया था और वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए मैडम यू से पैसे भी लेने लग गया था और उसने कई सालों तक यही काम किया। बट जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब उसे याद आया कि नहीं, अब उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि गॉड ने उसे पनिश ही किया है। उसकी भी फैमिली से उसका एक बेटा
चला गया। फिर उसकी वाइफ को भी कैंसर हो गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। पैसा अब कुछ भी काम नहीं आ रहा था उसके, इसीलिए उसने आकर कोर्ट में गवाही दे दी। गवाही के बाद मैडम यू और जैंग फैमे को एक इंसान को मारने, उसकी पूरी जायदाद को गलती से या फिर जानबूझ के हड़पने की वजह से पूरे उम्र भर की कैद की सज़ा सुना दी जाती है। वहीं जेंग चैंग और यान ली बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्योंकि उनकी मदर तो चली गई, उसके अडॉप्टेड फादर भी चले गए। अब वो क्या करे? तभी वहाँ पर उसके जो रियल फादर हैं वो आ जाते हैं। वो उन लोगों से बहुत प्यार करते थे, बट मैडम इतनी लालची थी कि उसने उनसे अपने बच्चों को दूर कर दिया और उन्होंने उसके बाद शादी भी नहीं की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान थे। जब यानली ने उन्हें देखा तो वो फूट-फूट के रोने लग गई और वो सब कुछ बताती है। वो भी कहते हैं कि उन्हें तो सब पहले से ही पता था, बट वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं बोला था। और उसके बाद वो दोनों ही अपने ये फादर के पास, मतलब कि पुराने फादर के साथ चले जाते हैं। उनकी लाइफ अब बदल चुकी थी। जो अब अमीरों की लाइफ जीते थे, वो अब गरीबों की लाइफ जीते हैं। उनके फादर 9 to 10 जॉब करते हैं और साथ में अब यानली को और चैंग चैंग को भी जॉब करना पड़ रहा था। उन लोगों की लाइफ तो अब नॉर्मली चल रही थी। उन लोगों को उनकी पनिशमेंट भी मिल गई थी। वहीं वो तो और भी ज़्यादा गिल्टी था। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो विंग के सामने भी अब नज़र उठा के बात नहीं कर पा रहा था। वहीं विंग भी अब उन्हें इग्नोर करता है। बट कहीं कुछ भी हो, वो उसका भाई तो है ना, इसीलिए वो अपनी आधी जायदाद जो उसकी ग्रैंड माँ ने मो के नाम किया हुआ था, हाँ, उसने आधी जायदाद विंग के नाम किया था और आधी जायदाद मो के नाम किया था। भले ही मो की हरकतें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बट वो उनका ग्रैंड चाइल्ड था, इसीलिए उन्होंने अपनी आधी जायदाद मो के नाम, आधी जायदाद अपने विंग के नाम और आधी जायदाद अपने अडॉप्टेड बेटे के नाम की थी। उन्होंने सब कुछ बराबर ही बाँट दिया था। मो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वो बहुत फूट-फूट के गगा, अब आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और प्लीज़ अपना ये बेवकूफ़ी बंद कर दीजिएगा। इंसानों पे आसानी से विश्वास मत करना। ये सुनकर मो आई एम सॉरी कहता है और वो विंग के सामने घुटनों पे बैठकर माफ़ी मांगता है। विंग अपना फेस टर्न करके वहाँ से चला जाता है। वहीं मो अब बहुत ज़्यादा ही अकेला पड़ गया था। उसका भाई था, बट उसका भाई भी अब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और साथ में उसे गिल्ट भी था। इसीलिए वो अपनी आधी जायदाद पूरा चैरिटी में डोनेट कर देता है और कुछ लेकर वो इस शहर को छोड़कर चला गया था। फिर उसके बाद विंग और वांग जी अपनी लाइफ में हंसी खुशी रहने लग गए थे। 1 महीने के बाद ही अचानक सबको पता चलता है कि विंग फिर से प्रेग्नेंट है। विंग शॉक था और वो वांग जी को देखता है। वही वांग जी मुस्कुरा कर विंग की टमी को पकड़ लेता है और वो उसमें बार बार किसेस करने लग गया था। वहीं युवान भी भाग कर आता है और वो विंग के टमी को वांग जी की तरह ही किसेस कर रहा था और वो खुश होकर बोलता है, ये मेरा छोटा भाई ये बहन आने वाला है। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और अपना सर शेक करता है। सच में इन दोनों का वो कुछ नहीं कर सकता, ये सच में कार्बन कॉपी है। ये सोचकर विंग मुस्कुराता है और इसी में हमारा ये क्यूट सा एफएफ खत्म होता है। जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।